गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन ग्रेड 12। तीन चैप्टर हो चुके हैं हमारे, तीन बाकी है और आज का चैप्टर होते ही सिर्फ दो बाकी रहेंगे। आई होप आपने बाकी के पहले के सारे चैप्टर्स देखे हैं। आई होप आपने हिस्ट्री के फाइनल चैप्टर्स जो सारे लिंक में थे वो भी कंप्लीट कर दिए। हिस्ट्री पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है ग्रेड 12 का। सो आई होप आप सारे वीडियोस देखो एंड नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो और अपना कंप्लीट कर दो। बाई आई टारगेट कि ये बाकी के दो रिमेनिंग चैप्टर्स, ये वीडियो के बाद दो रिमेनिंग चैप्टर्स जो है वो भी मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। सो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पूरा आपका ग्रेड 12 का हो जाएगा एंड आप बार बार रिविजन कर सकते हो बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव एंड बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, इसलिए मुझे ज्यादा और टाइम भी लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेट डिटेल्स है इस चीज में एंड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट एंड होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हो इस चैनल के लिए। एंड लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। Chapter 4: Contemporary India Challenges to Peace, Stability, and National Integration. A democratic society is likely to have a diversity of views. Such a diversity arises from a variety of socio-economic, political, and cultural factors. बहुत ही प्यारी प्यारी लाइनें हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड्स आने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर में मैं हाईलाइट करते हुए जाऊंगा चीजें कि आपको कैसे कुछ पर्टिकुलर चीजें मार्क करते जानी चाहिए। तो यहाँ पर कीवर्ड्स है कि कह रहे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसमें आपको अलग अलग तरह के व्यूज मिलने ही वाले हैं डाइवर्सिटी जब वहां पर होगी तो। और डाइवर्सिटी कैसे कैसे बढ़ती है? डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोग। सो वेराइटी कैसे बनती है? विद द हेल्प ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये सारी रीजंस की वजह से आपके सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है। और जहां डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, सबको अपनी बात रखने का हक है, तो वहां पर डाइवर्सिटी व्यूज और उभर के आएंगे। इन इंडिया द सिचुएशन इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। हमारे यहाँ पे तो और कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर्स नहीं है, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, सच एज कास्ट, रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, पुअर्टी, इलिटरेसी एंड डेमोग्राफिक प्रेशर्स, एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें ज्यादा दिक्कत हो जाती है बाकी देशों से। बाकी देशों के मोता कंपेयर करेंगे अगर, तो हमें ज्यादा दिक्कत आ जाती है एक डेमोक्रेसी रन करने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर्स है जो बाकी देशों में नहीं है। कास्टिज्म हो गया, रिलीजन हो गया, पुअर्टी। पुअर्टी यहाँ पर इसलिए आ गया कि ऊंच नीच बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके बेस पे इलिटरेसी बेस पे ऊंच नीच हो जाना और लोगों के अंदर भेदभाव आ जाना। एंड जो आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा चले जा रहा है, अगर आपने रिसेंटली कर्नाटका, बैंगलोर का वीडियोस देखा होगा, कि लैंग्वेज के लिए वो लोग इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि कन्नड़ा लैंग्वेज आनी चाहिए आप लोगों को, हिंदी नहीं बोलेंगे हम लोग। ऑटो ड्राइवर्स लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही है वीडियोस, अगर आप वायरल वीडियोस देख रहे होंगे उसके। सो ये दैट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक वाइज, लैंग्वेज वाइज इतनी डाइवर्सिटी है कि इट इज वेरी टफ टू ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड स्टे यूनाइटेड एंड हैव अ कॉमन गोल, कॉमन कॉमन थिंग। सो ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सब कुछ एक साथ, ऑल टोटल, सम टोटल, इंटीग्रेट करना सबको, जो अलग अलग फैक्टर्स है उस सबको एक साथ लाना, एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना, ये नेशनल इंटीग्रेशन की चीज है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। द कंट्री हैज विटनेस्ड मेनी डिस्टर्बेंसेस, agrarian unrest, labor and student agitations, communal riots and caste related violences। तो ये सभी तरह के अलग अलग एग्रीकल्चर रिलेटेड लोगों ने अनरेस्ट देखा हुआ है, लेबर स्टूडेंट वालों ने एजिटेशंस, प्रोटेस्ट किए हुए, राइट्स किए हुए, कास्ट रिलेटेड वायलेंस हो चुका है हमारे यहाँ पे, ये सभी डिस्टर्बेंस हमने देखी हुई। A lack of good governance and poor implementation of laws are the major factors for public disorder। तो एकदम क्लियरली ये लोग बता रहे कि क्या कमी है, कि अगर गुड गवर्नेंस नहीं होता है और पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, यानी लॉ तो बने हुए हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि
फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ने के लॉज है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं उस चीज को? फॉलो करते तो उससे कितने आसानी से निकल जाते, रिश्वत खिला देते, रिश्वत मांगते हैं लोग सामने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले, तो कितने लॉ का कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। तो गुड गवर्नेंस और पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस की वजह से ही पब्लिक डिसऑर्डर होता है। तो मेजर फैक्टर फॉर पब्लिक डिसऑर्डर क्या है? गुड गवर्नेंस ना होना और पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस होना। सो ये एक इंपॉर्टेंट। नाउ पब्लिक ऑर्डर स्टेबिलिटी पीस इंप्लाइज अ हार्मोनियस स्टेट ऑफ सोसाइटी। इट इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, राइट, रिवॉल्ट एंड लॉलेसनेस। तो अब हार्मोनियस स्टेट ऑफ सोसाइटी किसे कहा जाएगा? जिस जगह पर, जिस सोसाइटी में राइट्स नहीं होंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा किसी तरह का, रिवॉल्ट कोई नहीं कर रहा होगा, लॉलेसनेस नहीं होगी, वैसी सोसाइटी को हम बोलेंगे कि वो एक स्टेबल और पीस वाली सोसाइटी है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द प्राइम फंक्शन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का सबसे प्राइम फंक्शन क्या होता है? कि लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना और उसे इंप्लाई करना। पीस एंड स्टेबिलिटी आर वन ऑफ द क्रूशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। और स्टेट की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए पीस और स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। नाउ अगेन, हम पहले चैप्टर में, ग्रेड 11th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में स्टेट, द स्टेट क्या था वो उसको हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही कि स्टेट यानी नॉट अगेन महाराष्ट्र, गुजरात, ये स्टेट नहीं, स्टेट यानी एज अ नेशन, इंडिया। स्टेट यहाँ पे इंडिया की बात चल रही है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट the lack of it is likely to lead to divisive tendencies in the state। तो अगर यहाँ पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल कल्चरल बेस में अगर हमारा पीस स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगा तो स्टेट की हालत खराब हो जाएगी। इट इज अ फंक्शन ऑफ द स्टेट टू एंश्योर दैट देयर इज पीस स्टेबिलिटी एंड दैट द नेशन रिमेन्स यूनाइटेड। और स्टेट का ये काम है कि ये चीज मेंटेन रहे, पीस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और नेशन पूरा यूनाइटेड रहे। In any state, there are likely to be diverse groups in society. Establishment of dialogue between them is an initiative that the state would be expected to take। तो कह रहे कि हर स्टेट में, हर जगह पर आपको डाइवर्स ग्रुप्स तो मिलेंगे ही, लेकिन स्टेट का काम है कि उस डाइवर्स ग्रुप्स को कैसे उनके बीच में डायलॉग रखे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि डायलॉग इनिशिएट करे और उनके बीच में डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू, समझौते के थ्रू, कॉम्प्रोमाइजेस दोनों तरफ से करके वो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढे और पूरा ध्यान रखे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। और ये चीज कर पाना, पीस स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाना, कोई भी इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, कोई सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखकर, अगर हम जब एक साथ में पूरा स्टेट अगर एक नेशन को साथ में ला सकता है, यूनाइट कर सकता है, उसी चीज को हम कहते हैं process of nation building and national integration। Nation, nationalism and state are among the foundational concepts in political science। मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये, we have studied this in standard 11। let us revise a few important points regarding this। since अब grade 11 first second chapter third chapter आपने पता नहीं कब देखा, भूल गए, एक साल पहले की बात है, फिर से वीडियो देख लेना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिलहाल के लिए एक रिवीजन दे रखा है, कुछ पॉइंटर वाइज खुद ही दे दिए है ताकि हम वो कंसेप्ट को दिमाग में रखें। नेशन क्या है? नेशन इज अ कम्युनिटी दैट इज बाउंड टुगेदर बाय अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, oneness based on certain factors। They are people who identify socially, culturally, politically and want to establish a separate identity for themselves। There is a sense of oneness that is psychological and born out of commonness of culture, ethnicity, religion, language, history, etc। तो नेशन का डेफिनेशन देखिए क्या दे रहे हैं, ये बहुत डिटेल में हम चैप्टर 11th ग्रेड के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन नेशन एक सेंस ऑफ वननेस, एक सेंस ऑफ यूनिटी हमारे अंदर लाता है साइकोलॉजिकली कि इंडिया, इंडिया। जब हम ओलंपिक्स की अभी बात कर रहे हैं तो हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि भाई तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो या कौन से कास्ट से हो या अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, गरीब हो, अमीर हो, ये सब नहीं देख रहे थे हम। ये रिलीजन, लैंग्वेज सबसे ऊपर आके, एथनिसिटी, ये सबसे ऊपर आके हम लोग सब एक ही चीज सब लोग चीयर कर रहे थे, इंडिया, इंडिया, इंडिया को कितना गोल्ड मिला, इंडिया कितना बेटर कर पाया। सो दैट इज सबके अंदर एक कॉमन वननेस है, एक
एक कॉमन हमारा एक यूनिटी है, उसको हम डिस्क्राइब जब करना चाहते हैं तो हम कहते हैं वन नेशन, दैट इज इंडिया। नेशनलिज्म कब आती है? इसी चीज को जब हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे देंगे तो हम नेशनलिज्म की बात करेंगे कि हम लड़ मिटेंगे अपनी आजादी के बचाने के लिए। अगर दूसरा कोई देश हम पे हमला करेगा, सब लोग इंडियन आर्मी में अपने आप को रिक्रूट करने रेडी हो जाएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि अरे अगेन कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, गरीब है, अमीर है, ये सब नहीं देखा जाएगा। तब वो सारे लोग एक साथ आएंगे क्योंकि वो इंडिया को बचाना चाहते हैं। तो सारे इंडियंस, तो इंडिया इज अ नेशन जो फॉर्म है इन लोगों का, और उनकी जो आइडिया है दैट इज इंडियन, बीइंग एन इंडियन, दैट इज नेशनलिज्म। Nationalism is sense of political identity. They gain a sense of identity, self-esteem by this identification. हमें एक sense of identity मिलती है. What? Who are you? I am an Indian. हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, सेल्फ एस्टीम, हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम क्रिएट होता है। इट इज अ फोर्स दैट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ वननेस इन अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर फैक्टर्स। ये सभी को लेकर चलने वाला हमारे अंदर एक वननेस की फीलिंग देता है, दैट इज नेशनलिज्म। When people of a nation want to become a sovereign country, यानी खुद सोवेरिन यानी खुद चलाने वाले, सेल्फ रूल, स्वराज्य, खुद चलाने वाली कंट्री हम जब बनना चाहते हैं, इट मीन्स दे आर डिमांडिंग द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट इज दिस अर्ज फॉर पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन दैट लीड्स अ नेशन इनटू डायरेक्शन ऑफ स्टेटहुड। तो वो एंटिटी नेशन बन जाता है एक स्टेट। तो टेक्निकल टर्म में वो स्टेट बन जाता है। ओके, अ स्टेट मस्ट, व्हेन डज अ नेशन बिकम अ स्टेट? अ स्टेट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक टू क्वालिफाई फॉर स्टेटहुड। तो स्टेटहुड बनने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? तो सोवेरेनिटी, यानी खुद हम अपने आप का खुद हम चलाते, खुद हमारे पे कोई और रूल नहीं करता है। जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहा था तब हम सोवेरेन नहीं थे। जब ब्रिटिश चला गया, हमने खुद अपना इंडिपेंडेंस संभाला हुआ है, खुद अपना देश चला रहे हैं, तो हम सोवेरेन कहलाते हैं। तो सोवेरेनिटी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू बिकम अ स्टेट। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अगेन कोई बाहर वाली गवर्नमेंट हमारे में इंटरफियर नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। एंड टेरिटरी, तो हमारी एक बॉर्डर है क्रिएटेड टेरिटरी। एंड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो उस टेरिटरी में अंडर पड़ता है दैट इज पॉपुलेशन। सो ये चार फीचर्स अगर है तो कोई भी नेशन को हम स्टेट हुड दे सकते हैं, वो स्टेट बन जाता है। ओके, द स्टेट में हैव पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो सीधी सी बात है, एक स्टेट के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होंगे, अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग होंगे, अलग रेस से बिलोंग करने वाले लोग होंगे। ओके, दीज पीपल हैव अ सेंस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, ओन आइडेंटिटी है, बट दे डिजायर टू कम टुगेदर टू क्रिएट अ स्टेट। तो सबकी खुद की एक अलग लैंग्वेज बेस बोलो, एथनिक वाइज बोलो, रिलीजन वाइज बोलो, एक खुद की एक आइडेंटिटी है, लेकिन हमने सबने मिलकर एक साथ में वननेस का एक प्रण लिया है, और हमने साथ में मिलकर अपने आप को इंडियन घोषित किया हुआ है। बट दे डिजायर टू कम टुगेदर टू क्रिएट अ स्टेट। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द वर्ल्ड आर मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल एक्सेट्रा। कॉमन सेंस, एक से ज्यादा रेस होगा, एक से ज्यादा एथनिक वाले लोग होंगे, एक से ज्यादा कल्चर वाले लोग होंगे, तो उसको हम क्या टर्म, उस चीज को क्या बोलेंगे हम? मल्टी एथनिक, यानी एक से ज्यादा एथनिसिटी वाले लोग यहाँ पर है। मल्टी रिलीजियस, ये एक से ज्यादा रिलीजन इस स्टेट में मिलेंगे। दे, इस वर्ड्स को यूज कीजिएगा अच्छे से लाइन अपने आंसर्स लिखते वक्त। दे आर मल्टीकल्चरल प्लूरलिस्ट एंटिटीज। तो ये अगेन अ टेक्निकल वर्ड, इसे प्लूरलिस्ट एंटाइटल का किया जाए, एंटिटीज कहा जाता है। द बेसिक प्रॉब्लम दैट एनी स्टेट वुड फेस देयरफॉर इज द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड कंसोलिडेशन। तो स्टेट को, सिंस सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सब लोग अलग अलग रेस, रिलीजन, लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक स्टेट को क्या आ सकता है? द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड कंसोलिडेशन। कि एक साथ जुड़े रहना, आपस में एक साथ मिल के रहना, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी अगेन ऑल टुगेदर। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट? अब स्टेट का क्या रोल है इस चीज में, इस चीज को करने में? जो स्टेटहुड मिला है और स्टेटहुड बचा के रखना है अगर,
तो स्टेट का क्या रोल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कौन सी प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि एक नेशन, एक यूनाइटेड नेशन कैसे बने रहेगा, वो कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। द वैल्यूज ऑफ नेशनलिज्म, secularism and democracy and goals of economic development and social change are the ones that determine the role of state. तो रोल ऑफ स्टेट किससे हमें पता पड़ेगा? कि सबके अंदर नेशनलिज्म की वैल्यू क्रिएट कर पाए वैसी चीजें, सेक्युलरिज्म हो सबके अंदर, यानी सब धर्म हर चीज को इक्वल रखना, डेमोक्रेसी हो, सबको बोलने का हक हो, एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, ये वोटिंग राइट्स, ये सब डेमोक्रेसी में आ गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए सबकी, सोशल चेंज आना चाहिए हर जगह पे। ये सारी चीजें अगर कर पाएगा, इस क्षेत्र में काम अगर कर पाएगा स्टेट, तो स्टेट अपना रोल निभा पाएगा टू ब्रिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेट को कुछ रोल निभाने पड़ेंगे। वो रोल इन क्षेत्रों में निभाना पड़ेगा। वो क्षेत्र क्या है? आई एम मार्किंग इट: नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज लाना पड़ेगा। अब दिस रोल में भी डिस्क्राइब एज फॉलो। अब ये रोल को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, तो वो उन्होंने पॉइंटर्स दिया हुआ है। सबसे पहले पीस एंड ऑर्डर के टर्म्स में इस रोल को स्टेट कैसे निभाता है। द स्टेट एंश्योर्स पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। द कोर पर्पस ऑफ स्टेट इज प्रोटेक्शन। तो कोर पर्पस स्टेट का काम है सबसे पहले तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। दिस रोल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्टेट बिल्डिंग। अब इस चीज को टेक्निकल भाषा में स्टेट बिल्डिंग भी कहा जाता है, कि स्टेट आपको प्रोटेक्शन देता है। आपको एक प्रोटेक्शन, कोई भी एरा गैरा दूसरे कंट्री से उठ के आपको आके हमला या कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट आपको प्रोटेक्शन देता है। तो इस चीज को, इस रोल को डिस्क्राइब किया जाता है स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर। द सर्वाइवल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम मे बी थ्रेटेंड फ्रॉम द इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एनवायरमेंट। तो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को खतरा हो सकता है या तो बाहर के एनवायरमेंट से, या हमारे कंट्री के अंदर ही कोई ऐसे हालात हो रही है जिससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को खतरा हो सकता है। और द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इज वन ऑफ द की रोल्स ऑफ द स्टेट। और यही चीजों को रोकना, कि कोई भी एनवायरमेंटल, डोमेस्टिक एनवायरमेंट खराब ना करे, कोई बाहर वाले हमारा पॉलिटिकल सिस्टम खराब ना करे, तो अपनी पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन कर पाना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर पाना और ओवरऑल सिक्योरिटी कर पाना, यही एक स्टेट का रोल्स है। तो अगेन रोल ऑफ स्टेट दिया हुआ है, मार्क कर रहा हूं, वो आप की पॉइंटर्स इसका नोट वाइज आप बनाते जाइए, पॉइंटर वाइज इसको नोट्स बनाते जाइए। सेकेंड पॉइंट है, किस किस तरह से अपन देख सकते हैं कि रोल ऑफ स्टेट क्या है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइज रोल ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The state is expected to intervene in the economic life for the purpose of promoting industrial and agricultural growth and economic development. तो स्टेट को इंटरफियर करना पड़ेगा आपकी इकोनॉमिक लाइफ में, ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो क्या क्या करना चाहिए उसको? इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रमोट करना चाहिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ वुड एंश्योर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल। तो लिंक देखो कैसा है, अगर आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन की, इकोनॉमिक ग्रोथ लाई कंट्री के अंदर, आज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, या उसके कतार में है, आई फॉरगॉट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ अगर आपने लाई, तो ऑटोमेटिकली लोग, वेलबींग ऑफ द पीपल हो जाएगा। इट विल एंश्योर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। तो अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रोथ होने से लोगों को खुशहाली होगी, लोग और ज्यादा डेवलप होंगे। दिस डज नॉट इम्प्लाई क्रिएटिंग अ सोशलिस्ट सिस्टम एंड प्लानिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशलिस्ट सिस्टम करो और प्लानिंग करो, क्योंकि अब कॉमन सेंस जरा सोचो एक मिनट के लिए, कि सोशलिस्ट सिस्टम क्यों बोला और प्लानिंग क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि ये कह रहा है कि स्टेट का रोल यानी गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर। तो स्टेट का रोल होना, स्टेट को इन्वॉल्व होना, स्टेट को इंटरवीन करना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर रखो, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर रखो, ये, और विच इज नथिंग बट सोशलिस्ट सिस्टम रखो सब कुछ, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। तो ये पहले तो क्लियर हो जाए कि जब हम कहते हैं कि रोल ऑफ स्टेट में गवर्नमेंट
को क्या क्या करना चाहिए अपने लोगों के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को सारी पब्लिक सेक्टर्स और अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहिए सारा, ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहा है दिस डज नॉट इम्प्लाई, डज नॉट इम्प्लाई, ये बोलता है नहीं, इट डज नॉट मीन सोशलिस्ट सिस्टम करना चाहिए। दैट इज वाई इनडायरेक्टली ये बहुत क्लियरली अपने को बोल रहा है कि सोशलिस्ट सिस्टम नहीं चलाना चाहिए। ओके, इट इंप्लाइज दैट द स्टेट मस्ट बी फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इंप्लाइज कि स्टेट शुड बी फैसिलिटेटर, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज जरूरी है वो स्टेट को करनी चाहिए। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी था, तो हमने प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया। हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी था, तो हमने स्टेट ने ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया। तो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटर, बीइंग अ फैसिलिटेटर। टीचर्स आर द फैसिलिटेटर्स फॉर स्टूडेंट। ओके, तो वैसा स्टेट इज द फैसिलिटेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहां उसे जैसा लगा कि यहां पर ये करना जरूरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो वहां पे उस चीज को मुमकिन कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड टू फैसिलिटेट। ओके, थर्ड पॉइंट है नेशन बिल्डिंग। दिस रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ensuring that the diversity in a society does not lead to disintegration of the state. Nation building is closely associated with the idea of national integration. तो नेशन बिल्डिंग में इन लोग को मेन क्या करना है कि जो डाइवर्सिटी मौजूद है सोसाइटी के अंदर, इट शुड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन। डाइवर्सिटी यानी सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन के लोग हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है उसके वजह से स्टेट टूट नहीं जाना चाहिए, नेशन टूट नहीं जाना चाहिए। सो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, इट इज ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। सो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है एक स्टेट को कि डाइवर्सिटी के वजह से डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट इज गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस किसको कहा जाता है? व्हेन यू इन्वॉल्व मेंबर्स, इट मींस डेमोक्रेसी रखना। इट मींस जब हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो वो गुड गवर्नेंस कहलाएगी, गुड गवर्नेंस कहलाएगी। ओके, सो दिस इज समटाइम्स रिफर्ड एज डेमोक्रेटाइजेशन और द क्रिएशन ऑफ पार्टिसिपेटरी स्टेट, यानी कि लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, लोगों को अपनी आवाज रखने का मौका मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी इन शॉर्ट होनी चाहिए आपके कंट्री में, तब जाके आप गुड गवर्नेंस ला सकते हैं। वेलफेयर क्या होता है? तो अगेन ये सारे बहुत ही बेसिक टर्म्स है जो हम पहले के चैप्टर्स और पहले बहुत बार अलग अलग जगह पढ़ चुके हैं। दिस रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। तो जब हम सबको फेयर ट्रीटमेंट देंगे, सोशल जस्टिस देंगे, इक्वालिटी रखेंगे, ये सारी चीजें जब हम अप्लाई कर पाएंगे अपने देश में, तब हम बोलेंगे वेलफेयर अच्छा है, लोगों का यहाँ पे वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है, यानी कि उनके साथ सोशल जस्टिस हो रही है, उनके साथ हर चीज में फेयरनेस हो रही है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चीजें मिल रही है, इक्वालिटी है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कंट्री का वेलफेयर अच्छा है। द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू रेक्टिफाई द इम्बैलेंसेस इन द सोसाइटी दैट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी डू नॉट सफर। तो स्टेट का ये काम है कि जो इम्बैलेंसेस है सोसाइटी में अलग अलग, स्पेशली बिकॉज ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड यानी एकदम मार्जिन पे जो है, पुअर्टी लाइन पे हो गए या बैकवर्ड क्लास हो गया, या माइनॉरिटीज हो गए, ये सब मार्जिनलाइज सेक्शन कहा जाता है। सो वहां पर इम्बैलेंसेस जो पैदा हुए हैं उसको कम करना, उसको कम करना, उनके लिए इक्वालिटी लाना, उनके लिए सोशल जस्टिस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ये सब चीजें जब करेगा तो हम बोलेंगे वेलफेयर है, और ये भी एक स्टेट का रोल है। सो दिस अप्लाइज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? फेयरनेस एंड इक्वालिटी। The values of nationalism, secularism, democracy, and goals of economic development and social change are essentially those associated with nation building. अब ये सभी के सभी जितनी वैल्यूज की ऊपर हमने बात की, और यहाँ पर उन्होंने फिर से एक समराइज पैराग्राफ बताया कि नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंज, ये सभी चीज क्या, ये चीज का मेन गोल क्या है? नेशन बिल्डिंग। ये सभी चीज से क्या होगा? नेशन बिल्डिंग होगा। Okay, and the problem of national integration is universal. It involves a dialogue and reconciliation of all diversities to build up a common national identity. These diversities may be socio-cultural,
regional, religious, linguistic, economic nature. Such an identity may be labeled as nationalism. In its effort of creating a common national identity, nationalism tries to promote the forces of unity in the nation. It seeks to reconcile the differences and forge a national rather than a sectoral perspective. तो अगेन बहुत टेक्निकल वर्ड्स, अगेन बहुत भारी भारी वर्ड्स है, ब्रेक डाउन करके मार्क कर करके लिख के बार बार पढ़ के उसको एकदम, मीनिंग बहुत सिंपल है लेकिन उसको समझाने के लिए बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो कह रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर जगह पर ये मिलेगी आपको नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम, हर एक नेशन को ये डील करना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटीज मौजूद है, अलग अलग डाइवर्सिटीज मौजूद है जिनके बीच में आपको डायलॉग क्रिएट करना है, बातचीत होनी चाहिए लोगों के बीच में, तब जाकर वो एक दूसरे के प्रॉब्लम समझेंगे। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को समझने के लिए उनके बीच में एक डायलॉग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तब जाके क्रिएट होगी। सो डायलॉग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उस बीच में वो ला सकते हैं नेशनल आइडेंटिटी का कॉमन वननेस, जिसके थ्रू वो नेशन के लिए ज्यादा कुछ करने को, लड़ मिटने को रेडी हो जाए। ओके, दीज डाइवर्सिटीज में भी, और ये अलग अलग डाइवर्सिटीज किस तरह की डाइवर्सिटीज हो सकती है, तो अगेन रिपीट, डाइवर्सिटीज किस बेस में हो सकती है, सोशली, कल्चरली, रीजनल, रिलीजियस वाइज, लिंग्विस्टिक वाइज, इकोनॉमिक वाइज, अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो आप एक कॉमन लेबल लाओगे उसको हम नेशनलिज्म बोलेंगे, कि हम नेशनलिज्म के तहत सारे लोग यूनाइटेड, एक है। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके लिए हम टीचर्स डे मनाते हैं, उन्होंने बहुत प्यारा सा एक स्टेटमेंट दिया था, नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी बिल्ड बाय ब्रिक एंड मॉर्टार, इट कैन नॉट बी बिल्ड बाय chisel and hammer, it has to grow silently in the minds and hearts of the men. ये कोई ऐसी चीज नहीं है नेशनल इंटीग्रेशन, सब कुछ एक साथ यूनाइटेड होना, बिल्ड करना, यूनाइटेड एक कॉमन नेशन बिल्ड करना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने जैसे आप बिल्डिंग खड़ा कर देते हो सीमेंट और ब्रिक्स और हथौड़े यूज करके, ऐसी चीज नहीं है। ये लोगों के दिमाग में एक आइडिया है, साइकोलॉजिकली एक आइडिया है, जिसके थ्रू आपके दिल में आएगा कि अरे मर मिटेंगे देश के लिए, इंडियन, इंडियन होने का एक प्राउडनेस है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक आइडिया से हम नेशनल इंटीग्रेशन रख सकते हैं। National integration does not wipe out the individual or group identities of various sections of the society. अब ये भी बोल रहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन मतलब ये नहीं कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी मौजूद है, पांच अलग अलग जो तरह के लोग हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज है, उसको पूरा अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाओ और अपनी नेशन की आइडेंटिटी को सिर्फ याद रखो, ऐसा नहीं है। खुद की आइडेंटिटी अपनी जगह पे, लेकिन नेशन की, आप नेशन के लिए इंटीग्रेट हो रहे हो, साथ में आ रहे हो ग्रुप बन के पूरा, दैट इज डिफरेंट। तो ये क्लियर कर रहे एक पॉइंट कि टू मेक यूनाइट यूनाइट करने के लिए आपको इंडिविजुअलिटी को नहीं भूलना है। इट डज नॉट ट्राई टू क्रिएट होमोजेनस सोसाइटी, होमोजेनस मतलब सेम, it only believes in creating a territorial nationality which overshadows subordinate group identities. So देखो यही बात मैं बोल रहा था, अगेन खाली इन्होंने बस भारी एकदम लाइन में इसको बोली कि it only believes in creating territorial nationality, मतलब टेरिटरी वाइज, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, टेरिटरी वाइज हमारे अंदर एक कॉमन यूनिटी होनी चाहिए कि ये इंडिया, कश्मीर इंडिया का हिस्सा, कन्याकुमारी इंडिया का हिस्सा, कोलकाता इंडिया का हिस्सा है ना, गुजरात इंडिया का हिस्सा है, ये टेरिटरी वाइज पहले आपकी अंदर नेशनैलिटी जागानी। ये इस बीच जो आपके सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट यानी अंडर आने वाले ग्रुप्स की आइडेंटिटीज को उस वक्त के लिए, सिर्फ उस समय के लिए ओवरशैडो करेगा, उसको मिटा नहीं देगा। उसमें गुजरात एक अलग स्टेट है, गुजरातीज, महाराष्ट्र एक अलग है, मराठीज का, हाँ, तो उसको खत्म नहीं कर देगा नेशनल इंटीग्रेशन के चक्कर, सिर्फ एक टेरिटोरियल आइडिया क्रिएट करेगा कि ये से यहां ये पूरा हमारा एक वन वन नेशन।
सो ये आइडिया की बात चल रही है. For example, when we say we are Indians, it is a territorial nationality of being an Indian in the country of India. The subordinate identities of being a Marathi, Tamil, Punjabi, Sikh, Muslim, Christian, etc. are not eliminated. खत्म नहीं हो जाते, है ना. वही वही एक्चुअली ये एग्जांपल मैंने आपको यही एग्जांपल दे दिया, वही लिखी हुई बात. They remain subordinate to the territorial national identity of being an Indian. तो ये सारे subordinates है of being an Indian. तो Indian is a bigger category. Okay. अंडर आप subordinates में मराठी हो गए, तमिल हो गए, ये अभी लैंग्वेज वाइज हो गया, पंजाबी हो गए, मुस्लिम हो गए, तो ये रिलीजन वाइज है ना. तो ये आप डाइवर्स हो सकते हो. ओके. The American use the word salad bowl to describe their socio-political system. The task of a nation, thus, is to recognize the national, ethnic, linguistic, religious, etc. diversity and seek to preserve, consolidate, and strengthen its unity. तो अगेन वही बात को, ये इतनी सी बात अगेन रिपीट हो रही कि एक नेशन का टास्क क्या है कि जो अलग 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 यानी डाइवर्सिटी, अलग अलग क्या है, रिलीजन है, रीजन है, एथनिसिटी है, लिंग्विस्टिक वाले है. तो ऊपर एग्जांपल हमने देख लिया, मराठी, तमिल, पंजाबी, सिख, हिंदू, मुस्लिम. तो रिलीजन, लैंग्वेज, सब कुछ, एथनिसिटी, सब कुछ आ गया. ये जो अलग अलग है, ये सारी डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करना और उसको प्रिजर्व करना और साथ में कंसोलिडेट कर कर एक यूनिटी क्रिएट करना, ये काम है नेशन. दिस एसेंस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. अगेन ये भी नेशनल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में आता है कि अगर ये ना हो पाया तो कौन सी प्रॉब्लम है, नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारा नेशन इंटीग्रेटेड नहीं है, कंसोलिडेटेड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी. और एक और बात बताइए, सैलेड बोल. अमेरिकन यूज करते हैं ये वर्ड सैलेड बोल. एक सैलेड अगर आप देखें जो होता है उसमें अलग अलग चीजें, क्यूकम्बर है, टमाटर है, बेबी स्पिनच डालते कुछ लोग, कुछ अनियंस डालते, सारी अलग अलग चीजें हैं, कैप्सिकम्स डालते कभी कभार, है ना. तो ये जो सैलेड बना हुआ, सैलेड में सबका मिक्स होकर भी सब लोग अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, राइट. सब लोग अलग अलग हैं, हम सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये टमाटर है, ये कांदा है, ये पालक है, या जो भी है अंदर, उसके अंदर जो भी सैलाड हमने बनाया हो, उसमें सबको एक खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद का एक उनका एक टेस्ट है. लेकिन खाते वक्त वो सब कुछ एक साथ हम जब बोलेंगे कि भाई हाँ वेज सैलाड देना या चिकन सैलाड देना, तो खाते वक्त सबको मिलाकर एक टेस्ट जो हम करेंगे तो वो इंडियन. लेकिन इंडियन जब हम बात करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो एक एक सिंगल सिंगल लोग आपको मिलेंगे कि अरे ये आपको मराठी लोग मिल गए, ये पंजाबी लोग मिल गए, इस तरह से. तो अमेरिकन अपने यहाँ पर भी अपनी सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए सैलेड बोल बोलते हैं कि सबका अपना खुद का एक फ्लेवर है, लेकिन सबको साथ मिलाकर आप यूनाइट करो. तो इस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम को हम सैलेड बोल कहते हैं अमेरिकन. एक टर्म है मेल्टिंग पॉट एंड सैलेड बोल. उसके बारे में सेम यही बात जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर उन्होंने बताया होगा कि कैसे एक मल्टी कल्चरल या प्लूरल सोसाइटी को आप डिस्क्राइब करते हो. कमेंट्स में बताइए, इंडिया मेल्टिंग पॉट होता है कि सैलेड बॉल बोल होता है, ये आप बताइए सोच के. द कॉमन वैल्यूज एसोसिएटेड विद नेशनल इंटीग्रेशन में बी आइडेंटिफाइड एज फॉलो. तो कौन से वो कॉमन वैल्यूज है जिसको हम नेशनल इंटीग्रेशन के साथ जोड़ सकते हैं. कॉमन सिटीजनशिप, सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन की बात में आता है कॉमन सिटीजन. सबके पासपोर्ट पे इंडियन इंडियन लिखा हुआ है, भले आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, आपके आपके सिटीजनशिप पे इंडियन सिटीजन पासपोर्ट लिखा जाएगा, राइट. इंडियन मेंशन होगा सिटीजनशिप पे. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दूसरी चीज नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या जरूरी है कि ये जो डाइवर्सिटी है उसमें एक यूनिटी मेंटेन रहे. हम बचपन से ये चीज, ये लाइन बहुत ही कॉमन सी लाइन है कि इंडिया इज डाइवर्स नेशन एंड वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट. तो ये हमारी स्ट्रेंथ, हमें उसको बना के चलना है, इसे अपनी वीकनेस नहीं बनाने देना. फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन. हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए
टू बी लॉयल टूवर्ड्स योर नेशन, कि नेशन के लिए हम कुछ भी कर सके, है ना, लॉयल रहना चाहिए। बहुत सारी स्पाई मूवीज सीरीज वगैरह बनती है जिसमें देशद्रोही वगैरह निकलते हैं, गद्दार निकलते हैं, जो इंडियन इंफॉर्मेशन बाहर वालों को प्रोवाइड कर रहे वगैरह वगैरह। सो ये दे आर डिसलॉयल, दे आर नॉट लॉयल विद द नेशन, राइट। सो लॉयल्टी होनी चाहिए। अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमॉन्ग ऑल डाइवर्स कम्युनिटीज, जितने भी कम्युनिटीज है उनके बीच में एक भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए। सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी कहते हैं उसे। सेक्युलरिज्म होना चाहिए, कि सबको अपने, जिसको जो धर्म पालना है, जो धर्म को मानना है वो करे, और अपन उनको रिस्पेक्ट करे, वो हमें रिस्पेक्ट करे, दैट्स इट। सेक्युलरिज्म होना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए एंड इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब होगी तो हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे नेशनल इंटीग्रेशन है हमारा। व्हाट इज द रोल, अगेन क्वेश्चन, पहले वो बता रहे पूरी प्रॉब्लम, फिर हमें क्वेश्चन पूछ रहे कि इसमें स्टेट का क्या काम है। What is the role of state in the context of national integration? This role has to be understood in the context of the following: forging of national unity, strive for nation building to promote the values that the state stands for. That is, to strive to maintain peace and harmony in society, ensure social political stability, promote economic development, and protect the citizens from external or internal crisis situation. एकदम खतरनाक, ये बोल रहे हैं कि पूरा ये सब करने में आपको बस एक ही चीज करनी, कि यू शुड स्ट्राइव फॉर नेशन बिल्डिंग। तुमको नेशन बिल्डिंग को करना चाहिए, तुम नेशन बिल्डिंग पे ध्यान दो। नेशन बिल्डिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, तो नेशन बिल्डिंग करने के लिए ध्यान रखो टू मेंटेन पीस, हार्मनी इन सोसाइटी, टू एंश्योर सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री में, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेट करो, और सिटीजन्स को जो भी कोई भी खतरा हो उससे, वैसे सिचुएशन से बचाओ। ये आप करोगे तो ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग होगा। नेशन बिल्डिंग होगा तो नेशनल यूनिटी की फीलिंग अपने आप आ जाएगी, और नेशनल यूनिटी की फीलिंग आएगी तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, कुछ बातें अगेन रिपीट हो रही है उसमें। द रोल ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। अब इसी को करने के लिए वो क्या करता है, तो अगेन कुछ बातें रिपीट होगी। क्या करता है, प्रमोट यूनिटी अमंग द कल्चरली एंड सोशली डाइवर्स ग्रुप्स लिविंग इन सिंगल टेरिटोरियल यूनिट। तो अगर एक ही टेरिटोरियल यूनिट में आप रहते हो, अलग अलग लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई की यहाँ पे बात लेना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई कॉस्मोपॉलिटन में यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो एक टेरिटरी वाइज हम सारे के सारे मुंबई के अंदर है, लेकिन मुंबई के अंदर आपको कल्चरली अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे। आपको बिहार से लोग मिलेंगे, यूपी से लोग मिलेंगे, आपको गुजरात से लोग मिलेंगे, आपको साउथ से कोई लोग मिलेंगे, आपको कोलकाता, उड़ीसा, ये सब जगह से आपको कुछ लोग मिलेंगे। तो कल्चरली सोशली डाइवर्स ग्रुप एक ही जगह पर एक सिंगल यूनिट टेरिटरी में रहता है, वहां पर यूनिटी मेंटेन रहे, तो यूनिटी को प्रमोट करने के लिए स्टेट की सारी चीजें होनी चाहिए। स्टेट का गोल, उसकी सारे पॉलिसीज, उसकी सारी चीजें, उसके सारे डिसीजन फॉर पॉलिसी मेकिंग शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटिंग द यूनिटी अमॉन्ग दिस diverse group of people living in a single territorial unit. Establish a national authority over subordinate political units or regions with a distinct cultural and social group. तो एक एक नेशनल अथॉरिटी बनानी चाहिए जो सब पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्ट्स के ऊपर की बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, और जितने भी लोकल कोर्ट्स है सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। वो नेशनल अथॉरिटी जिसने अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल में रखा हुआ है, राइट, और वो कॉमन ग्राउंड पे बात करता है। तो वैसे ही नेशनल अथॉरिटी एक होनी चाहिए जो अलग अलग सबॉर्डिनेट पॉलिटिकल यूनिट्स होती है, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इतनी अलग अलग रीजन वाइज, उन सबको एक कॉमन अपर हैंड होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, ये सारे नेशनल अथॉरिटीज हो जाएगी। Establish a dialogue between the state authority and the people to understand their aspiration and life. तो अगेन establish a dialogue, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट, बार बार सेम पॉइंट आ रहा है कि अलग अलग जो लोग हैं, तो तब जाके अंडरस्टैंडिंग आएगी जब आप डायलॉग रखें। डायलॉग यानी बातचीत होनी चाहिए बहुत क्लियरली, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, ठीक से एक दूसरे के हालात समझ सके, तब जाके अंडरस्टैंडिंग आएगी, और तब जाके एक दूसरे को हेल्प करने की भावना आएगी। इवॉल्व सर्टन वैल्यूज एंड गोल्स दैट वुड हेल्प मेंटेन अ सोशल ऑर्डर, और एक ओवरऑल हमारे अंदर ऐसे वैल्यूज और गोल्स सेट होने चाहिए बचपन से, तो जो हम
नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में रेगुलरली जो नेशनल एंथम गाते हैं, ये क्या है? व्हाट इज दैट? नेशनल, वो हमारे अंदर वैल्यूज इनकलकेट कर रहा है। मूवीज के पहले भी हम जो खड़े होके नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते हैं और सब गाते हैं, तो ये क्या है? इट इज इनकलकेटिंग द वैल्यूज इन अस ऑफ अ नेशन। हमारे अंदर एक नेशन का वो वैल्यू पुट कर रहा है हमारे अंदर कि वी आर वन, वी आर द इंडियंस, राइट? सो ये चीज, इस तरह की चीज को प्रमोट करना चाहिए एक स्टेट को। Nations stay together when citizens share enough common or shared values and preferences and can communicate with each other. तो अगेन एक जनरल सी लाइन बोल रहे हैं कि जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत रख सके, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हमने शेयर की हुई है, तो हम ऑटोमेटिकली साथ रहते हैं। हमने सेम स्ट्रगल्स अगर देखी है तो हम साथ में ऑटोमेटिकली एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए हम अच्छे से साथ में रहेंगे। National unity is the solidarity within citizens of a nation and adherence to law and order. तो national unity is nothing but एक पूरे सारे सिटीजन सब एक साथ जुड़ जाए और सारे के सारे लॉ और ऑर्डर को माने, तब हम नेशनल यूनिटी बोलेंगे कि नेशनल यूनिटी है हमारे में। नेशनल यूनिटी इज नॉट होमोजेनिटी। अगेन वो क्लियर कर रहे हैं कि एक होमोजेनस सोसाइटी या कॉमन कॉमन क्लास सोसाइटी बनाने की यहाँ पे बात नहीं चल रही। ओके, इट एडवोकेट्स अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। बहुत अच्छा लाइन कि कह रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज की एक कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। ओके, सो डिफरेंट कम्युनिटीज जो हमारे यहाँ पे है, विद डिफरेंट डाइवर्सिटी, विद डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, उन सबको एक साथ में लेकर हमें चलना है। विच रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी डाइवर्सिटी की, एंड शेयर्ड वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस एंड जोग्राफिकल रिलेटिविटी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एथनिक, रेशियल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस टॉलरेंस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये कह रहा है कि हमें टॉलरेंस रखना है, एथनिक, रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस टॉलरेंस रखना है एक दूसरे के साथ। हमें वो टॉलरेट करना है, हमें वो अंडरस्टैंड करना है। टॉलरेट यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे देखना है आपको, पॉजिटिव वे में देखना है। हम टॉलरेट को हमेशा बहुत नेगेटिव वर्ड में देखते हैं, नेगेटिव लाइट में देखते हैं, बट यहाँ पे आपको समझना है रिलीजियस टॉलरेंस रखनी है कि अगर कोई सामने वाला दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है तो आपको उसके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई दूसरे लैंग्वेज से, यहाँ पे मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूंगा क्योंकि अगेन रिसेंटली केस हुआ है इन कर्नाटका, बैंगलोर, रिगार्डिंग हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल। सो यहाँ पर दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग, कन्नड़ा पीपल आर नॉट, नॉट एवरीवन, अगेन ये वायरल इशू बन सकता है, नॉट एवरीवन, but the narrow minded people who are not understanding this logic, the logic of respecting others linguistic background, respecting, tolerating others linguistic background, उसको नहीं समझ रहे। वो लोग फोर्स कर रहे हैं आपको कि नहीं, आपको तो ऐसा ही करना चाहिए, आपको तो ये सीखना है, यहाँ पे रहना है तो ये सीखना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप इतनी नैरो माइंडेड आप नहीं रह सकते हो, नहीं रहना चाहिए। इट इज एन इंक्रीमेंटल स्टेप टुवर्ड्स सोसाइटल पीस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स मेंटेनिंग पीस इन सोसाइटी। National unity is essential in maintaining a harmonious functional society. National unity and subsequently societal stability contribute to nation building. तो अगेन हमारा गोल क्या था कि नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग करने के लिए स्टेट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करना चाहिए, वो चीज बताई है आपने। और उसको अचीव करने में हम नेशनल यूनिटी अचीव करेंगे, और नेशनल यूनिटी अगर हमने अचीव कर ली, ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग हो जाए। और नेशन बिल्डिंग हो गया तो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विल बी सॉल्व, है ना? हमारा नेशन इंटीग्रेटेड है, इंडिया। In 1947, when India became independent, it faced several problems. They included economic underdevelopment, poverty, illiteracy, social inequality, etc. The national movement for independence had provided India with certain values and goals that were to be basis of nation building after independence. So, हमने कितनी ज्यादा स्ट्रगल, 200 साल की जो स्ट्रगल रही है खतरनाक फॉर इंडिपेंडेंस, बहुत ही खतरनाक रही है। और इसमें हमने अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग, भले वो हिंदू थे या मुसलमान थे, भले वो सिख थे, ईसाई थे, भले वो
कोई भी लैंग्वेज के थे, वो सभी ने साथ मिलकर एक ही गोल था कि हमें आजादी चाहिए, हमें हमें खुद सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, हमें हमें दूसरों का राज नहीं चाहिए, हम ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना चाहते। तो ये हमने सर्टन वैल्यूज एंड गोल्स को कॉमन लेकर एक नेशन बिल्डिंग की तरफ वाला काम किया हुआ था। और जब हमने इंडिपेंडेंस पा लिया तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, अंडर डेवलपमेंट की, पुअर्टी की, इलिटरेसी, ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम्स। दीज वैल्यूज वेर ना, अब वो कौन सी वैल्यूज थी जिसकी वजह से हम साथ में आए थे? These values were of nationalism, secularism, democracy, goals were the economic development and social change. तो हमने इन चीजों को साथ में ये वैल्यूज एडप्ट किए, तभी नेशनलिज्म की वैल्यूज एडप्ट किए, सेक्युलरिज्म की वैल्यूज एडप्ट किया, डेमोक्रेसी के गोल्स को अचीव करने के लिए हमने काम किया, एंड तब जाके हमने नेशन बिल्डिंग की तरफ काम किया था टू गेन इंडिपेंडेंस। The first task of India after independence was to preserve, consolidate and strengthen India's unity. तो अब ये सबसे हमें आजादी तो मिल गई, अब नेक्स्ट था इस चीज को बचा के रख, प्रिजर्व, प्रिजर्व यानी बचा के रख, टू प्रिजर्व एंड कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन इंडियाज यूनिटी। इंडिया की यूनिटी को बचाए रखो, मेंटेन करे रखो, कंसोलिडेट और स्ट्रॉन्ग करो, और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पहुंचाओ उसको, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे सारे के सारे, प्रिंसली स्टेट में राजाओं के राज, वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते थे। तो हमें लिटरली सबको कन्विंस करना पड़ा, हमने सबको, ये हम पहले के चैप्टर में एक बार बात कर चुके, हमने स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को एक ओपन ये दे दिया कि आप लोग हमें इंडिया का पार्ट बन जाओ, एंड यू नो विल प्रोवाइड यू सो एंड सो मनी फॉर दैट, एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन, राइट? तो ये हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे इंडिया को एक पूरा कंसोलिडेट करना पड़ा था हमें एक एक करके। Indian unity could not be taken for granted. It had to be strengthened by recognizing India's regional, ethnic, linguistic diversity. This was the problem of national integration or integration of Indian people as a political community. तो अगेन अब हम पास्ट में जा रहे हैं, तो फिर से वही बात हो रही कि हमारा ये एक कॉमन होना बहुत ही, नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि हम अलग अलग रीजन वाले हैं, अलग अलग एथनिक वाले हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक वाले, अलग अलग, ये हम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डाइवर्सिटी वाले लोग हैं हम। इसीलिए इंडिया के लिए नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था तब। डेमोक्रेसी वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। और इसमें मेन हीरो कौन था? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा टूल माना जा रहा था जो हमें नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करता और हमें सोशल चेंज लाने में हेल्प। It was believed that economic development and democratic political order with social change would help reduce poverty, removing caste and gender equality. अब ये उसी पॉइंट को डिटेल में बताया है कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करें, अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर लेके आए, अगर हम सोशल चेंज इस तरह से धीरे धीरे लाए अपने यहाँ पे, तो पुअर्टी कम होगी, कास्टिज्म कम होगा और इनइक्वालिटी हटेगी। The newly independent state of India had to take deliberate steps to integrate the nascent nation. तो हमारा जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिसे nascent वर्ड भी कहा जाता है, nascent बहुत प्यारा सा शब्द, nascent यानी जो न्यूली फॉर्म हुआ है। तो जो न्यूली फॉर्म नेशन है हमारा, उसने बहुत ही प्यारे, डिलिबरेटली, जानबूझकर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं इंटीग्रेशन लाने के लिए, एकता लाने के लिए। और ये मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही कर लिए थे मार्क, तभी मैंने ये हाईलाइट फीचर्स डिस्कवर किया, और तभी सोचा था कि इस बार पढ़ाते वक्त पूरा हाईलाइट करते जाऊं, सो इसलिए पहले से मार्क्ड है। अब क्या वो थे स्टेप्स? तो वन, मैंने बहुत कीवर्ड्स को मार्क किया हुआ, वन वाज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ नेशनल। तो नेशनल इंटीग्रेशन का एक एस्पेक्ट क्या है? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। दिस वाज डन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, और उसको हमने अचीव कैसे किया? विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। तो मैंने कीवर्ड्स यहां पे मार्क किए कि एक एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर क्या है नेशन का, किस बेस पे वो चलने वाला है, तो उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या अडेप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हमने चालू किया टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर द नेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड सम की फीचर्स दैट प्रमोटेड नेशनल यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नेशनल यूनिटी और नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की कुछ फीचर्स। सेकंड क्या है? वन हो गया। सेकंड, सेकंड एस्पेक्ट
इज साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजी डायमेंशन भी है हमारा, वन वन नेशन वन इंडियन, दैट sought to promote the feeling of Indian nationalism। तो ये सेकेंड चीज है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, जो हमारे को इंडियन नेशनलिज्म वाली फीलिंग देता है। People who had various types of identities begin to be unified under the common umbrella of Indian nationalism from the latter part of the 19th century. This is the time when people with diverse identity begin to develop the identity of being Indian। हमारे अंदर ये फीलिंग आने लगे, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, एक कॉमन कॉमन फीलिंग हमारे अंदर आने लगी। द सिविलाइजेशनल entity called India began to be transformed into the political entity called the Indian nation during the freedom struggle। अगेन ये लाइन लिखने के लिए काम आएगी, लिख लीजिएगा। जो सिविलाइजेशन वाइज हमारे, हम कहाँ पे रहते हैं उस वाइज जो हमारी एंटिटी थी कि इंडिया में हम रहते हैं, वो एक पॉलिटिकल एंटिटी में क्रिएट हो गई कि हम इंडियन है, इंडियन नेशन। तो ये पॉलिटिकल एंटिटी में क्रिएट हो गई और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो हमने वन देखा था, वन वन वाज स्ट्रक्चरल डायमेंशन, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल डायमेंशन क्या है ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बिटवीन नेशन आर सीन इन सम ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो कैसे एक नेशन, नेशनल यूनिटी, अलग अलग रीजन है, तो अलग अलग रीजन वाइज कैसे अलग अलग सेक्शंस है पूरे इंडिया के, तो कैसे उस सबको बैलेंस आउट करके कैसे अपना स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट रखता है, वो हम यहाँ पे। The core of the structural aspect of national consolidation was the creation of the democratic system of governments। तो सबसे पहले हमें जरूरी थी कि हमारा कोर आइडिया, हमारा मेन आइडिया पूरा एकजुट होने का, एक कॉमन आइडिया पे बेस था, वो आइडिया थी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर एडल्ट को वोट करने का हक है, एंड दैट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी आर गोइंग टू एडप्ट, दैट इज द डेमोक्रेटिक सिस्टम। So democracy and national integration were compatible। ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी से नेशनल इंटीग्रेशन होता है, that is called they are compatible। The participation of diverse groups in the process of governance was possible only through the representative democratic system। अब यहां पर अलग से बता रहे कि क्यों हमने की डेमोक्रेसी, क्यों की, क्योंकि अगर हम जो डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ लाना चाहते हैं अच्छे गवर्नेंस करने के लिए, तो हमें सभी को रिप्रेजेंटेटिव होने का हक देना पड़ेगा, और वो किस सिस्टम में पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहां पर वो बात उन्होंने लिखी है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस वाज पॉसिबल ओनली with the democratic system, that is why we use the democratic system। The constitution also provided a federal structure with a strong central government, thus balancing the needs of the region with that of a nation as a whole। The participation of local bodies was further strengthened through the Panchayat Raj amendments in 1990s, 73rd and the 74th amendments। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रक्चर वाइज एक और चीज क्या की, तो इसको एक फेडरल स्ट्रक्चर में फेडरल स्ट्रक्चर भी क्या दिया कि एक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट दी, और फिर स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, और विलेज लेवल तक पंचायत राज सिस्टम तक का पूरा एक प्रॉपर चैनल बना के दिया, जिससे हम कंट्रोल रख सके, रूल कर सके और अपनी बात पहुंचा सके ग्राउंड रूट लेवल तक। तो ये चीज पूरा किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज अगेन कमिंग अंडर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर कैसे बना था, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Language is an important part of cultural identity। The Indian Constitution grants recognition to various regional languages as official language। The reorganization of states in India was also done on the basis of language। तो हमने तो पहले तो इंडिया का पार्टीशन, जो एक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था, वो मेनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज बेस पे किया था, मैक्सिमम लैंग्वेज बेस पे हुआ था कि इतनी स्पीकिंग लोग मराठी है तो दैट इज महाराष्ट्र, इतना लैंग्वेज गुजराती स्पीकिंग पीपल जो गुजरात। सो हमने मेनली लैंग्वेज बेस पे पहले तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने एन नंबर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज, लैंग्वेज बेस पे आइडेंटिटीज को अपनी एक एक रिकॉग्नाइजेशन दी है, ग्रांट्स दिए, और वो पर्टिकुलर स्टेट में वो एक उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ओके, स्टेट वाइज। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने अगेन एक हमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देने के लिए, एक कॉमन स्ट्रक्चर देने के लिए, और लोगों अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को ना भूले और
उसके खिलाफ कोई बात न हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, रीजनल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ये पॉइंट आप अगेन लिखिएगा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया? सो वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल। हमने ये सिस्टम बना दिया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये सब हमने सिस्टम क्रिएट किया। यूपीएससी जो सबसे बिगेस्ट एंड टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है हमारे इंडिया का, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हमने ये स्टार्ट किया स्ट्रक्चर एडमिन लेवल पे, ताकि एक नेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपर है। दिस प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड सेंट्रल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो ये एक हमारा यूनिफाइड सेंट्रल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनता है इससे। At the same time, there is also the state cadre that provides for the state bureaucracy. और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे भी, अगर आपको पता होगा, यूपीएससी तो पूरे इंडिया के लिए चलता है, आईएएस, आईपीएस, लेकिन महाराष्ट्र यूनियन पब्लिक सर्विसेज, गुजरात यूनियन पब्लिक सर्विसेज, ऐसा भी होता है, यूपी पब्लिक सर्विसेज, तो ये भी होता है। तो स्टेट लेवल पे भी ब्यूरोक्रेटिक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जहां पर आप उसी स्टेट में, अगर आप वो एग्जाम देते हो तो आप उसी स्टेट में आप अलग अलग एडमिन पोजीशन पे जॉब पा सकते हैं। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज फाउंडेड इन 1961। और साथ ही साथ 1961 में हमने एक एक कॉमन, ये नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बना दिया, to find ways and means to combat the evils of communalism, casteism, regionalism, linguism, narrow mindedness। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नैरो, हमेशा मैंने बहुत मेरे वीडियोस में मैं ये बात करता हूँ कि लोगों की सोच छोटी है, नैरो माइंडेडनेस को हटाने के लिए, कास्टिज्म को हटाने के लिए, रीजनलिज्म जो लोग कर रहे हैं, लिंग्विज्म, अगेन एग्जांपल, आप बैंगलोर वाला इंसिडेंट का एग्जांपल आप लिख सकते हो अगेन ऑन दिस। लिंग्विज्म जो आप कर रहे हो, ये सब इविल्स है, ये सब सोसाइटी के इविल्स है। इसको हटाने के लिए, उसको चेक में रखने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए 1961 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी। दिस कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू सेट अप। अब इस कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाओ, जिसमें विल ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन, वहां पर सारे वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड नेशनल इंटीग्रेशन वहां पर सुने जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे और उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडियन सिटीजन्स का राइट्स की तो हम बात करते ही है, बट हमें ड्यूटीज जो हम भूल जाते हैं। फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज है हमारे, कि यार हमें तोड़फोड़ नेशनल मॉन्यूमेंट्स का नहीं करना है, अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, हमें नेशनल एंथम में खड़े रहना है। हमारे कुछ ड्यूटीज भी है नेशन के तरफ। हम बस राइट्स हमारे मांगने के लिए हम लड़ने बैठ जाते हैं, तो वो राइट्स डायरेक्ट मांगना गलत नहीं है, बट उसको मांगने के तरीके हैं, और उससे पहले पहले अपने ड्यूटीज पूरे करो एज अ सिटीजन, तब जाके तुम राइट्स के हकदार होते हो, है ना? सो दैट जस्ट अ पर्सनल व्यू हियर, बट या यू कैन ऑल्सो बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे कुछ डू यू नो में कुछ अगेन उन्होंने दिया हुआ है रिगार्डिंग नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में, कि 1962 में पहली मीटिंग हुई थी, एंड अगेन अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो हमारे आर्किटेक्ट माने जाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, ही सेड द फर्स्ट थिंग इन माय जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट to constitutional methods of achieving the social economic objectives. It means we must abandon bloody methods of revolution. उस टाइम पे बहुत मारा पीटी काटा कुटी होती थी, एंड इनइक्वालिटी वगैरह को हटाने के लिए उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उसको फॉलो करें, और उस बेसिस पे हम अपने यहाँ पे अपना डेमोक्रेसी लाए। साइकोलॉजिकल डायमेंशन, अब हमने स्ट्रक्चरल डायमेंशन देख लिया था, अब हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकल डायमेंशन। इंडिया इज अ जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी having a cultural unity amidst diversity held together by a civilizational perspective that binds the people together। तो एक इंडिया क्या है? एक जोग्राफिकल इकोनॉमिक एंटिटी है इंडिया,
हम ज्योग्राफी वाइज बता सकते हैं, लोकेशन वाइज बता सकते हैं, इकोनॉमिक वाइज बता सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बैकग्राउंड डाइवर्सिटी वाले कल्चरली यूनाइटेड लोग हैं सारे के सारे, और एक साथ हम मिलके एक कॉमन लोग हैं। The national freedom movement played an important role in bringing Indians together politically and emotionally into a nation and integrating them into a common framework of political identity and loyalty. तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ने हमारे अंदर एक कॉमन हमारे अंदर एक इमोशन ऐसा क्रिएट किया कि हम एक सारे के सारे यूनाइटेड है, हम सारे के सारे एकजुट, हम एक है, इंडियंस हैं हम। ये नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर लाने का काम किया, और इससे हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, दैट इज इंडिया एज अ नेशन। The emotional and psychological integration is also promoted through such symbols like national song, national flag, ये मैं आपको कब से बोल ही रहा हूँ, national anthem। ये सब हमारे अंदर क्या लाता है, हमारे अंदर ये साइकोलॉजिकली इंटीग्रेशन लाता है कि यस, वी आर वन नेशन, वन, राइट। नेशनल एम्बलम, नेशनल बर्ड, एनिमल, ये सारी चीजें हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाती हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब थी, और उसके ऊपर बहुत पुरानी यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, सीरियल भी बन चुका था, भारत की खोज करके, वो आप देखिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसमें बातें की गई है। चैलेंजेस, अब नेशनल इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो वो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। One of the first challenges that India faced after independence was the integration of princely states into the Indian Union। तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बोला, और हम पहले के चैप्टर्स में भी बात कर चुके कि इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया ये बनने के लिए, कि इंडिया एक कॉमन कंट्री बनने के लिए, हमें प्रिंसली स्टेट्स वालों को बोलना पड़ा था कि भाई हमसे जुड़ जाओ, हमें राइट दे दो टू रूल ओवर यू, ऐसे करके। देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। तो हम ये पहले के चैप्टर में पूरा कवर कर चुके हैं कि कैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम रहा था, राइट। इवेंचुअली दीज केम टू बी द रिजॉल्व, ये धीरे धीरे सॉल्व हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का इशू बहुत ही आज भी वो सेंसिटिव इशू है। The issue of Jammu Kashmir experienced the first conflict with Pakistan 1947-48, and it continues to remain a challenge to peace and stability in the region। तो ये आज भी एक एक सेंसिटिव मैटर है, और आज भी एक कंसर्न वाली बात है कि जम्मू कश्मीर के राजा जो थे हरी सिंह, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हरी सिंह ही नाम था उनका, हरी सिंह ने हरी सिंह को इंडियन यूनियन ने बोल दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि आप हमें हमसे जुड़ जाइए, और पाकिस्तान वाले उनके ऊपर इनडायरेक्टली हमला करना चालू कर दिए थे। उन्होंने ट्राइबल्स अपने यहाँ पे पाकिस्तानी ट्राइब्स को मिलाकर सबको भेजना, इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, और वहां पे हमले करना, वहां के लोगों को भड़काना, वो सब स्टार्ट कर दिया। उस बीच हरी सिंह ने देखा कि अरे यार, ये लोग तो पाकिस्तान के साथ हम जुड़ेंगे अगर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये लोग तो हिंदुओं को मारे जा रहे हैं और बड़े जुल्म कर रहे हैं हम पे। तो इसीलिए हरी सिंह ने एंड मोमेंट पे एकदम इंडिया को एसेशन का राइट दे दिया कि ये रहा चार्टर ऑफ एसेशन, हम आपके साथ जुड़ने रेडी है। और तुरंत ही इंडिया ने बाय दैट टाइम अपने फोर्सेस भेजे, इंडियन आर्मी भेजी, ब्रिटिशर्स भी तब थोड़े से इन्वॉल्व थे, लीडर्स सब उस टाइम पे। और हमारी पहली कश्मीर वॉर गई मानी जाती है, हमारी पहली पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई तभी के तभी 47-48 इन नॉर्थ ईस्ट। इसके बारे में डिटेल में और थोड़ा नीचे से आने वाला पैराग्राफ, तो यहाँ पे और उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, फिलहाल अभी आगे पढ़ेंगे। इन नॉर्थ ईस्ट नागालैंड हैड पोज्ड अ प्रॉब्लम दैट वाज इवेंचुअली रिजॉल्व्ड। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में नागालैंड वालों ने, अगेन ट्राइब्स है वहां पे, एंड वो आदिवासी है सारे के सारे, एंड वो लोग डायरेक्ट जुड़ने रेडी नहीं थे। वो धीरे धीरे प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। सम ऑफ द other colonial areas controlled by Portuguese and French eventually became part of Indian। और गोवा और और भी जो जहां पर फ्रेंच पोर्चुगीज कॉलोनीज थी, वो लोग ने भी धीरे धीरे अपने आप को इंडियन यूनियन में शामिल करा दिया। इंडिया क्राफ्टेड इट्स पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारा बहुत क्लियरली पॉलिटिकली और सोशियो कल्चरली डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए, सबके डिफरेंसेस को दिमाग में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पूरा बनाया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड, देखो हमने रिकॉग्नाइज की द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रीजन, लैंग्वेज एंड द नीड फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बाय द
इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोविजन। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क यानी उसको ऐसे क्रिएट किया, उसका फ्रेमवर्क, उसको ब्लूप्रिंट उसका ऐसा है कि हमने सभी डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया, उनको समझा, उनको हमने एक स्टेटस दिया, रीजन को दिमाग में रखा, अलग अलग डाइवर्स रीजन्स को, लैंग्वेजेस, बैकग्राउंड लैंग्वेजेस को, ये सबको दिमाग में लेकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, अब और क्या क्या हमने, कैसे इकोनॉमिक फ्रंट में हमने क्या डेवलपमेंट के लिए क्या किया? The path to development was laid out with a predominant role of government in the industrial sector within a policy of mixed economy. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिक्स्ड इकोनॉमी वाइज डेवलप। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय फॉर 5 years प्लान। ये हम जानते ही है कि हमने 5 year प्लान वाला सिस्टम स्टार्ट किया था और बाद में वो रिप्लेस हो गया था किससे? नीति आयोग से, अगर आपको याद होगा। द बेसिक फोकस ऑफ इंडियन प्लानिंग वाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। टुडे द नीति आयोग आ गया यहाँ पे। नीति आयोग हैज बीन रिप्लेस बाय प्लानिंग कमीशन। तो ये हम पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि 5 year प्लान सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था भाजपा गवर्नमेंट ने, और नीति आयोग हमने उसे बना दिया हुआ, और वो अब प्लान करता है पूरा कि क्या करना। New challenges emerged in 1960s. The Nehru era of Indian politics ended with the Lal Bahadur Shastri taking over the premiership, to be followed by Mrs. Indira Gandhi. तो ये जो चेंज आया था, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर बाद में इंदिरा गांधी को बना दिया गया था, वो जो ये जो चेंज था उस टाइम पे बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हुए थे 1960s में। सो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। दिस डेकेड सॉ द ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज ऑन द पॉलिटिकल सीन। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे लोगों को था कि इंदिरा गांधी बिल्कुल भी हमें रूल नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है कि बस बिकॉज उनके फादर थे तो उनको भी वो सीट मिल गई। तो इसके तहत कांग्रेस पार्टी तो स्प्लिट हुई थी, लेकिन बहुत सारे रीजनल पार्टीज भी धीरे धीरे आने लग गए थे उस टाइम। द 1960s ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ, पहले एक ही था कांग्रेस, सिर्फ एक ही पार्टी थी कांग्रेस, बाद में वो स्प्लिट हुई और बाद में और अलग अलग खुद से न्यू पार्टीज भी आने लग गई। तो उसकी यहाँ पे वो एरा की बात चल रही है। The 1960s also saw the beginning of protest movement by the peasants class labeled as Naxalism. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नक्सलिज्म, नक्सल एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में, वहां से ये वर्ड बनता है नक्सलिज्म। एंड इसमें बेसिकली ओरिजिनली तो ये पीसेंट्स और गरीब आदिवासी और मजदूर क्लास जो था, लेबर क्लास जो था, एग्रीकल्चर फार्मर क्लास जो था, वो अपनी लैंड को लेकर, जमीन को लेकर, राइट्स, उसके राइट्स के लिए, एंड रिसोर्सेस किसमें शेयर किए जा रहे हैं, ये सब लेके वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो टर्न हो गया इनटू वेरी वायलेंट वेज एंड मिलिटेंट वाइज। मिलिटेंट यानी वो लोग हमला करने लग गए। जब मिलिटेंट वर्ड आएगा तो आपको समझना व्हाट डज दैट मीन। इट मीन्स वो आर्म्स और एम्यूनेशंस और वायलेंस का इस्तेमाल करने लग गए टू आस्क फॉर देयर राइट्स। और ये पूरा कन्वर्ट हो गया, एक जो एक अपने राइट हक की बात थी वो पूरा कन्वर्ट हो गया एक एक प्रॉब्लम में। नक्सलिज्म वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं। सो आज की तारीख में भी ये मौजूद है कहीं ना कहीं। बहुत कम, बहुत कम कंट्रोल कर दिया गया अब तो नक्सलिज्म को, बहुत ज्यादा मात्रा में हटा दिया गया है जो पहले कंडीशंस था उस हिसाब से अभी की बात करें तो। बट एंड रिसेंटली आई रिमेम्बर दिस आर्टिकल, अमित शाह ने रिसेंटली ये बोला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विद इन 2-3 years पूरी तरह से सफाया हो जाएगा ये नक्सलिज्म वालों का, मोइस्ट लोग का, जो ये हमला करते हैं एंड राइट्स करते हैं एंड गवर्नमेंट चीजें खराब करते हैं, सिटीजन्स को हार्म करते हैं। दिस मूवमेंट ग्रो इन 60s में, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट ग्रो हुआ था बाय द स्टेट इन द अर्ली 70s। हावेवर लेकिन 70s तक फिर से थोड़ा सा कंट्रोल में था। इट केम बैक मोर वायलेंट इन 1980s। तो मोर वायलेंट जो ये मैं बोल रहा हूँ वही है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया। ये बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए था कि ये सबसे कैसे डील करें। The northeastern region, which comprises of 8 states, is culturally and ethnically diverse, having more than 200 ethnic groups which have distinct languages. तो प्लीज ये इतना मार्क करो, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरा पड़ता है, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, ये सब लोग एथनिक वाइज अलग है, लैंग्वेज वाइज अलग है, उनके कल्चर उनके अलग अलग है, उनकी डायलेक्ट्स अलग अलग है। तो टोटल 200 एथनिक ग्रुप्स है उसी में।
तो ये सब में इतनी डाइवर्सिटी थी उतने से पार्ट में ही जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड का पूरा रीजन, उसमें टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बीन अ चैलेंज। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली लास्ट आसाम में भी जो प्रॉब्लम हुई थी, दैट वाज द सेम थिंग। आसाम में ही कुछ लोग हैं, नागालैंड में ही कुछ ट्राइब्स है जो दूसरे ट्राइब्स को नीचा समझते हैं और वो अपना लैंड, लैंड का एक इशू है बहुत बड़ा। सो वो लोग एक दूसरे पे हार्म करते हैं, प्रोटेस्ट करके राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेट बंद हो जाता है, इमरजेंसी लागू हो जाती, ये सारी चीजें एक बड़ी बड़ी फास्ट होते जाती है और ये एक नेशन इंटीग्रेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, चैलेंज बन जाता है। States like Nagaland have been a state of conflict since Indian independence. तो ये अब की बात नहीं, ये तब से चले आ रहा है, स्टार्टिंग से ही। While Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura have witnessed militancy since the 60s, in Assam the problem was about the lack of development of region with its resources being diverted elsewhere. तो मैंने आपको बोला कि ये लैंड, यहाँ हमारी लैंड है, हमारा जंगल है, हमारे ये रिसोर्स है, तो हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए, वो लोग का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये मेंटालिटी है जिसकी वजह से ये आपस में लोग के क्लैशेस होते रहते हैं। द आसाम ऑयल ब्लॉकेड वाज वन ऑफ द फर्स्ट एजिटेशंस। तो एक ब्लॉकेड हुआ था दैट फोकस ऑन द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो वो ब्लॉकेड था कि हमारा रीजन, हमारा ऑयल यहाँ से ले जा रहे हो, हमारा चीज यूज कर रहे हो, हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, तुम तो अलग जगह पे उसे ले जाकर वो दूसरी जगह डेवलप हो रही है। तो ये एक इशू था। लेटर द झारखंड एजिटेशन फॉलो द सेम लॉजिक। झारखंड वालों ने भी सेम चीज किया कि हमारे यहाँ से कोयला, हमारे से कोल, आयरन ओर और जो भी जितना भी रिसोर्सेज है वो सब लेकर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो सब बाहर जा रहा है, इंडस्ट्रीज वहां बन रही है, बाहर गाड़ियां, लोग सिटीज डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारा जहां से ये निकला है यहाँ पर वर्कर क्लास, गरीब क्लास, इनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। वासेपुर मूवी में भी हल्का सा इसका आपको झलक देखने मिलेगा झारखंड वगैरह के बारे में, कि कैसे वो मजदूर क्लास सफर करती थी, इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला सफर। The democratic system of governance of India was suspended for a brief period in time 1970s when emergency was declared. तो ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी जब उनके हाथ से एकदम ही सारी, ऐसा लग रहा था कि अब ये सारी चीज कैसे कंट्रोल की जाए। और भी इश्यूज थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पहले, अभी जो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में भी अब हालत बेकार ही है, राइट। सो बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, एंड अभी का जो पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता, तो वो एक प्रॉब्लम थी, इशू था कि ईस्ट पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान हमसे हट जाए और हम खुद का बांग्लादेश बन जाए। तो इंडिया ने तब उनको हेल्प की थी कि ठीक है, तुम बांग्लादेश बन जाओ, तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, हम आपको पाकिस्तान से अलग होने में हेल्प करेंगे। तो ये हुआ था तब, दैट इज वाई बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन रिसेंटली अब वो थोड़े से एक तरह से खराब हो चुके हैं, राइट। सो ये इशू था। खालिस्तान वाला इशू था कि पंजाब में खालिस्तानी वो लोग चाहते थे कि हमारा अपना एक खुद का, हमको एक स्टेट चाहिए, अपना खुद का एक रूलिंग कंट्री चाहिए। तो ये एक था जो अभी भी अगेन खालिस्तानी मूवमेंट बहुत जगह, कनाडा जा जाके फालतूगिरी करते, इंडियन फ्लैग जलाते, फालतूगिरी करते, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है आप जब देखते हो। आप, आई डोंट नो, आपको फील होता है कि नहीं, बट दैट इज द पावर ऑफ बीइंग नेशनलिस्ट। दैट इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि कोई इंडियन फ्लैग को जला रहा है, इंडियन फ्लैग के साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आपका खून खोल रहा है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड नेशनलिज्म, दैट इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सो अगेन कमिंग बैक टू, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात करते ही जा सकते हो। सो लेट्स फोकस। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, एंड सब कुछ कंट्रोल डायरेक्ट, वन पावर, उनके पावर पे सब कुछ चल रहा था। सबको गिरफ्तार, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज वालों को गिरफ्तार कर दिया गया था, बहुत सारे लोगों को। लिटरली कर्फ्यू मीन्स आप बाहर नहीं निकल सकते, इमरजेंसी मीन्स आप बाहर नहीं निकल सकते हो, इस पर्टिकुलर आवर में आप बाहर नहीं निकल सकते हो, ऐसी सब प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सब हुआ था। The influx of refugees from East Pakistan had begun in the late 60s. It escalated in 70s, eventually leading to conflict on the creation of new state of Bangladesh. तो वो बात भी यहाँ पे दी है कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, और वो धीरे धीरे रेफ्यूजीज वो वहां से आते ही जा रहे थे हमारे तरफ, तब से अभी भी घुसे जाते अपने बॉर्डर पार कर करके। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने बोले क्या प्रॉब्लम है,
तो वहां प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम्स लोग वहां पे हिंदूज लोग को परेशान कर रहे थे और पाकिस्तान वाले वहां पर और वैसी इन्फिल्ट्रेशन कर करके और वहां पे हरेस कर रहे थे। तो ये सबको रोकने के लिए और ये लोग के लिए ठीक है तुमको अलग हम कंट्री करने में हेल्प कर देते, तो हमने पहले तो उसके लिए भी लड़ा और इनको बांग्लादेश एक न्यू स्टेट क्रिएट करने दे दिया, एक न्यू कंट्री बन गई। The other crisis that grew into major confrontation that demand the Khalistan in the state of Punjab, वही बात भी आ गई कि खालिस्तान अलग से अपना चाहते थे। दिस एजिटेशन फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट टू यूज फोर्स अगेंस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो अब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने खालिस्तान वालों पे हमला करा दिया था और ये हमला गोल्डन टेम्पल में, आई वुड लाइक टू टेल दिस, मैं पहले के चैप्टर में बता चुका हूँ ये, लेकिन अगेन ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था गोल्डन टेम्पल में, खालिस्तानी टेररिस्ट लोग घुस बैठे थे वहां पर। इंदिरा गांधी ने इनको सबक सिखाने के लिए वहां पर फायरिंग करा दी। अब वहां पर गोल्डन टेम्पल में ग्रंथ साहिब रखी हुई है, वहां पर फायरिंग कराना मतलब सारे सिख लोग अगेंस्ट हो चुके थे इंदिरा गांधी के, अरे तुमने हमारी रिलीजियस प्लेस पर फायरिंग करा दी। तो ये जो चीज हुई थी उसके बेस पे आप मानोगे नहीं, इंदिरा गांधी के बॉडी गार्ड्स जो खुद सिख थे उनका ब्रेन वॉश कर दिया बाकी सिख कम्युनिटी ने, जो ये इंसिडेंट पे वो इतना भड़क उठे थे। तो उन्होंने बॉडी गार्ड्स ने खुद इंदिरा गांधी को एक दिन लाइक घूमे सल्यूट किया और दोनों ने गोलियों से छल्ली कर दिया इंदिरा गांधी को। बहुत ही ट्रेजिक वाली बात है। स्टिल इंदिरा गांधी का विल पावर बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग लीडर वो साबित हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत रॉन्ग कुछ डिसीजंस ले लिए थे जिससे वो नेगेटिव जोन में ज्यादा चली जाती है, वरना वो बहुत स्ट्रांग लीडर बन चुकी थी और बीइंग गाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू के अंदर ट्रेन हुई थी वो डायरेक्ट, राइट। सो इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स, आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने सिख जो कि सिख थे उन्होंने गोलियों से छल्ली कर दिया था। सो द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, पॉलिटिकल असैसिनेशन, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ फोर्स टू टैकल द पंजाब एजिटेशन। द सेकंड सच असैसिनेशन वाज राजीव गांधी। सेकंड हुआ था कि तमिल में राजीव गांधी एक इसके लिए गए थे फॉर फॉर सम कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ थिंग में गए थे रैली के लिए। वहां पर उनको हार पहनाते वक्त उनके हार में वो बॉम्ब था, और वो लेडी खुद भी सुसाइड बॉम्ब, वो खुद भी मर जाती है उसमें बेसिकली। तो ये था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये लोग चाहते थे कि श्रीलंका में जो तमिल्स है उनके लिए वो लड़ रहे थे। ये जो एलटीटीई है वो श्रीलंका में जो तमिल्स है उनके लिए वो लड़ रहे थे इंडिया इंडिया गवर्नमेंट से। और उस चक्कर में उन्होंने अगेन एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिन्होंने राजीव गांधी को मार दिया था। The religious conflict in India escalated in 1980s. The events of Ayodhya, राम जन्मभूमि तब से तभी चल रहा है। बाबरी मस्जिद का केस हो गया था तभी के बाबरी मस्जिद के ऊपर जाकर वहां पर टेम्पल मॉस्क तोड़ दिया गया एंड ये सारी चीजें हुई गई, और वो तब से डिस्प्यूट चल रहा था जो अभी जाकर लास्ट फ्यू इयर्स में वो सॉल्व हुआ। एंड मोदी गवर्नमेंट ने वहां पर आज अयोध्या में टेम्पल भी बिल्ड कर और साइड में एक कुछ लैंड फॉर मस्जिद क्रिएशन भी वहां पर दी गई। तो बहुत बड़ा केस है एक्चुअली ये मंदिर बाबरी मस्जिद केस जो है बहुत बड़ा केस है, जो अब तक चलता रहा और फाइनली कुछ सालों पहले वो सॉल्व होकर आज वहां पर मंदिर भी बन चुका है राम जी का, और एक लैंड मस्जिद को भी सौंपी गई है टू क्रिएट अ मस्जिद देयर। ओके, एंड इट्स रिपोर्केशंस इन 1992। तो इसके जो हुआ था राम जन्मभूमि का जो कांड हुआ था उसके उसके वजह से मुंबई वगैरह में भी राइट्स हुए थे, 1992 में हुए थे। आई रिमेम्बर माय फादर यूज्ड टू टेल मी द स्टोरी बिकॉज 1992 में माय फादर यूज्ड टू स्टे इन मुंबई, दिस जोगेश्वरी करके जगह है वहां पर, चौल में रहते थे। तो पापा बताते थे कि रात मतलब दिन रात उनके लोग, क्योंकि पीछे ही एक मुस्लिम बस्ती थी, तो दैट इज वाई बहुत जरूरी था। तो पूरे चौल में ये लोग तलवार वलवार लेके सब क्या क्या लेकर वो रात भर दिन भर वहां पे पहरेदारी करते थे एंड सब लोग अंदर घर में ही रहते थे। ऐसे हालात हो गए थे, राइट्स वाले हालत हो गए थे। तो ये सारी चीजें एक बैक टू बैक किसी ना किसी चीजों के वजह से, रिलीजियस प्रॉब्लम या किसी को लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम या किसी को इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने इस तरह के अनरस्ट
अनरेस्ट पैदा की है इन आवर कंट्री। रायट्स इन द न्यू डायमेंशन, ये एक नए तरह के डायमेंशंस है ऑफ मिलिटेंसी के इंडिया में। द लेट 1980s एंड द 1990s वंस अगेन ब्रॉट द प्रॉब्लम ऑफ जम्मू कश्मीर इन द फोरफ्रंट। और बाद में जम्मू कश्मीर का इशू फिर से वापस आया सामने। एजिटेशन सॉ अ चेंज इन द नेचर ऑफ मिलिटेंसी दैट शिफ्टेड फ्रॉम अ स्टेट सेंट्रिक टेररिस्ट एक्टिविटी टू अ मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट टेररिस्ट स्ट्रगल। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो पहले जो हमारी जितनी भी क्लैशेस हुए दैट वाज स्टेट सेंट्रिक टेररिस्ट, यानी वो जम्मू कश्मीर में ही उधर ही सीमित है, वो उसी स्टेट उधर ही वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब टेररिज्म का रूप बदल चुका है, वो एब्स्ट्रैक्ट टेररिस्ट बन चुका है। मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट टेररिस्ट स्ट्रगल इज समथिंग कि यार तुम मुंबई पे ब्लास्ट करा रहे हो, रीजन क्या है कि भाई कश्मीर, कश्मीर इज द इशू। तुम साउथ में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम करा रहे हो, लोगों में स्लीपर बॉम्बर्स छोड़ रहे हो और सुसाइड बॉम्बर्स ये कर रहे हो और अनरेस्ट और अगेन वायलेंट वेज अपना रहे हो और लोगों को पैनिक पैनिक वाला चीज कर रहे हो। ये सारा चीज इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट टेररिस्ट स्ट्रगल्स। मिलिटेंसी स्टार्टेड इन द कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली में भी मिलिटेंसी स्टार्ट हो गया। यानी कि आप लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दो, जिहाद और इस्लाम, इस्लाम में लिखा है जिहाद, जिहादी, जिहाद, जिहादी बन जाओ, मिलिटेंसी यानी आर्म्स का आप इस्तेमाल करो और अपने इस्लाम के लिए लड़ो। ये इतना ब्रेन वॉश कर दो सामने वाले का कि आप रिलीजियन के नाम पे सामने वाले को बंदूक पकड़ाकर बोलो भाई उस लोगों को मारो, जाओ उनको सबको खत्म कर दो, खुद भी खत्म हो जाओ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो ये करना, और जब कोई आर्म्स का इस्तेमाल करता है, गन्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है, उसे मिलिटेंसी कहा जाता है। तो वहां भी स्टार्ट हो गया आजादी की मूवमेंट, उसे हम कहते हैं आजाद कश्मीर का मूवमेंट वगैरह इसे कहते हैं ये लोग। इंडिया वेंट इनटू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन 1990s, और 1990s में हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब हो गया। इट स्लोली अबेंडन द सोशलिस्ट पैटर्न। तो इंदिरा गांधी ने एक और गलती की थी, उन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न बहुत कर दिया था, गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर वाली चीज बहुत कर दी, वो सोशलिस्ट पैटर्न पे बहुत चली गई थी। तो वो स्टॉप, आफ्टर दैट वो सब स्टॉप हो गया, सोशलिस्ट पैटर्न से हम दूर हो गए एंड वी एडेप्टेड फॉर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। This was a new approach to tackle the problem of economic development in India, an approach that led to economic recovery, जिससे हमने इकोनॉमिक रिकवरी की एंड हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम बढ़ गए। Over the last decade and more, there have been several issues that have posed a challenge to peace and stability in India. These issues have been in the areas of economic development, social, cultural problems, challenges that have faced due to caste, religion, unrest, extreme form of regionalism, economic disparities. तो ये अगेन मेरे को लगता है एक बस एक रिपीट बात हो रही है, हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि हमने लास्ट डेकेड में बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे जो सोशल, कल्चरल, अलग अलग रिलीजियस वाइज, रिलीजन आपका अलग है, उसकी वजह से ये सब रीजनलिज्म की वजह से प्रॉब्लम्स हमने देखी। This chapter looks at some of the issues that have continued to matter of concern for the peace and stability and therefore affect the process of socio-economic development in India. तो यहाँ पर हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, उस इश्यूज के बारे में। The issues have been posed as challenge, ये चैलेंज फेज है हमारे नेशनल बिल्डिंग के लिए, एक चैलेंज का काम करती है ये इश्यूज। और वो इश्यूज है, हमें तीन इश्यूज दिए जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जम्मू कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन सर्टेन एरियाज एंड टेररिज्म। तो अगेन जो थोड़ी बातें कुछ थोड़ी सी रिपीट होंगी और उसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आज भी चलता है, हम एक दूसरे की तरफ फायरिंग करते ही रहते हैं, जम्मू कश्मीर में होते ही रहता है। पाकिस्तान वाले इनफिल्ट्रेट करके टेररिस्ट भेजते हैं हमारे यहाँ पे, वहां के लोगों को गाँव जो एलओसी है, जो एलओसी की तरफ वाला जो पार्ट है जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर दिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो लैंड है वहां की, वहां पे जो गांव है वहां के लोगों को ब्रेन वॉश कर करके बॉर्डर के इस पार आके टेररिज्म करा देते हैं, राइट्स करा देते हैं, स्कूल जला देते हैं। ये सारी चीजें होती है वहां पे, आधे टाइम कर्फ्यू लगा रहता है। तो ये सारी चीजें होती है। हालांकि अब बहुत हालात चेंज हो चुके हैं विद इन लास्ट 3-4 years, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत वहां पे चेंजेस आ चुके हैं। आर्टिकल 370 भी हट गया, उसके बाद और चेंजेस आ चुके हैं। एंड आई हैव नोटिस्ड, आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया है कि नहीं, बट रिसेंटली विद इन लास्ट 2 years अगर आप डेटा निकाले, वहां पर टूरिज्म फिर से ग्रो हो चुका है, फिर से वो बढ़ रहा है, फिर से वहां पे टूरिज्म कर पा रहे हैं, वहां पे लोग घूमने जा पा रहे हैं कश्मीर। सो
That's again general. Let's dive into the past again. The Indian Independence Act 1947 provided that the rulers of princely states had to take the final decision whether they will wish to join India or Pakistan. तो ये बात बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं. The problem in Jammu Kashmir began with the Pakistan sending tribal raiders with support of army force. महाराज हरि सिंह, मैंने आपको बोला था हरि सिंह के पास चॉइस था कि क्या करे अब वो. एंड उन्होंने जैसे ही देखा कि पाकिस्तान वाले वहां के ट्राइबल रेडर्स को भेज रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम इंडिया का पार्ट बने. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जिसे कहा जाता है, उन्होंने साइन कर दिया और उन्होंने इंडियन यूनियन को अपने आप को मतलब अपने आप को जोड़ लिया विद इंडिया. आफ्टर दैट इंडिया सेंड ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट कश्मीर. दिस रिजल्ट इन इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट वॉर. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहली वॉर हुई थी हमारी. एक तरह से इसमें कौन जीता कौन हारा नहीं था, बट एलओसी तब क्रिएट हुई थी और जितना हम चाहते थे वैसा लैंड पे हमने कैप्चर कर लिया था. लेकिन उन्होंने भी एक पार्ट ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक पार्ट पे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं, पीओ के भी कहते हैं. अगेन फिर से हम 1965 में हमारी उन्होंने इंडियन पाकिस्तान लोग ने इंडिया में इन्फिल्ट्रेट्स भेजे और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट पैदा किया. However, when Pakistan actually attacked in 65, the local population did not support Pakistan. तो इन लोग का प्लान क्या है, आप वहां पे जो कश्मीर में जो एरिया जहाँ पे मुस्लिम्स है, तो वो लोग को बहकाते हैं, वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं. और जब उनको लगा कि अरे ये लोग सब हमारे सपोर्ट में होंगे, तो पाकिस्तान ने हमारे पे सच में अटैक किया था ऑफिशियली, बट वो पॉपुलेशन ने उनको सपोर्ट नहीं किया था. तो अगेन उनकी हार हुई थी वहां पे. इन 1965 अमनुल्लाह खान क्रिएटेड प्लेबिसिट फ्रंट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो पीओके में उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्लेबिसिट फ्रंट. द ऑर्गेनाइजेशन हैड एन अनऑफिशियल आर्म्ड विंग कॉल्ड नेशनल लिबरेशन फ्रंट. तो इनकी एक आर्मी थी खुद की, जिसे नेशनल लिबरेशन फ्रंट कहते हैं. उन्होंने बहुत सारे सैबोटाइजिंग एक्टिविटीज की जम्मू कश्मीर में. बहुत सारे सैबोटाइजिंग एक्टिविटीज अगेन वो होती है कि आप अनरेस्ट पैदा कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, गोलीबारी कर रहे हो, हर जगह पे फालतूगिरी कर रहे हो. ये सब उन्होंने किया. टेररिस्ट एक्टिविटीज उन्होंने की सारी. 1977 में प्लेबिसिट फ्रंट का नाम चेंज कर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट रख दिया गया. जे के JKLF रख दिया गया. इन 1989 ईयर्स, ये सब मार्क करते जाना आप लोग. 1989 नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर वाज शॉट डेड एंड जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट किडनैप्ड रूबिया सैयद, डॉटर ऑफ द देन होम मिनिस्टर. द मेन डिमांड ऑफ JKLF वाज टू क्रिएट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कश्मीर. तो अगेन पाकिस्तान कैसे डील करता है, वो लोग इस ऐसे लोगों को भेजता है, ये अमनुल्लाह खान जैसे लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए भेजता है. और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के तहत लोगों को ब्रेन वॉश कर वो अनरेस्ट पैदा करती है एरिया में. और वहां पर वो लोग फिर किडनैपिंग वगैरह करके मांगे रखते कि हमें हमें ये स्टेट अलग करो, ये हमें अपना इंडिपेंडेंट स्टेट करके दो, फलाना फलाना. तो ये चीजें, ऐसी चीजें करते. रूबिया सैयद उस टाइम पे होम मिनिस्टर की डॉटर थी, जो अपने जो डॉक्टरी कर रही थी, वहां पर पढ़ रही थी. वो अपने घर लौट रही थी. घर से कुछ हार्डली 200-300 मीटर की दूरी पर उनको किडनैप कर दिया गया था. एंड किडनैप करके उनको एक्चुअली मांग तब की गई थी कि जो JKLF के कुछ मेंबर्स थे जो जेल में थे, इंडियन जेल्स में थे, उनको रिहा किया जाए. तो ये सब बहुत सारी मूवीज में ऐसे सब चीजें कवर हुई है. तो वैसे ही उनकी मांगे थी कि हमारे साथियों को रिलीज करो जेल से. तो तब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को रिलीज करना पड़ा था टू गेट रूबिया सैयद. 3 या 4 दिन बाद उनको छोड़ दिया गया था, जब इनके कुछ JKLF के कुछ मेंबर्स को जेल से रिहा किया गया. पाकिस्तान डिसाइडेड यूज द मुजाहिदीन टू बैक द प्रो पाकिस्तान गुरिल्ला ग्रुप्स सच एज हिजबुल हिजबुल मुजाहिदीन इन कश्मीर. तो ये एक ग्रुप का नाम है, हिजबुल मुजाहिदीन. ये गुरिल्ला टैक्टिक्स करती है, यानी कि आपके सामने आके नहीं लड़ेगी, पीछे से हमला करेगी इन शॉर्ट, और पीठ पीछे हमला करेगी और फिर वापस छुप जाएगी. तो आपको पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ से लोग आ रहे, टेररिस्ट लोग घर में ही छुपे बैठे हुए, वैसी वाली बात है. तो ये मुजाहिदीन अगेन वो होता है कि आपने ब्रेन वॉश कर दिया इस्लामिक स्टडीज और इस्लामिक टीचिंग्स के नाम पे, जिहाद के नाम पे आपने पूरा ब्रेन वॉश करके सामने वाले को गन पकड़ा दी और बोला जाके उसको मार के आओ.
The entry of pan-Islamist fighters into the valley from the Pakistan changed the color of insurgency. The growth of Islamic militancy in Kashmir in 1990s resulted in migration of Pandit population from Kashmir. तो धीरे धीरे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन करते जा रहे थे वो कश्मीर में, ऐसे लोग और आते जा रहे थे जो कि इस्लामिक फाइटर्स थे, इसीलिए वहां से धीरे धीरे पंडित जितने निकलते जा रहे थे, भट्ट लोग सारे वहां से, पंडित पॉपुलेशन वहां से हटता जा रहा था, कश्मीरी पंडित। अगेन इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज और सीरीज बन चुकी है। अगेन आप कुछ मूवीज और वो सब देखिए ताकि आप इससे कनेक्ट कर सके। तो अगेन ये एक इंसिडेंट, द इंडियन गवर्नमेंट हैड मेंटेन्ड दैट टेररिज्म emanating from across Indian borders remains the core concern in India's relation with Pakistan। तो हमने ये हमेशा से ही बोला है कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता इसीलिए बस खराब है क्योंकि इन्होंने टेररिज्म का साथ लिया है हमेशा। That government argues that infiltration across the border is mainly in Jammu Kashmir, which is affected by terrorist violence, sponsored and supported by the across the border. The Ministry of Home, Government of India, in its annual report in 2016-17, states that the state of Jammu Kashmir has been, ये इनका official statement है यहाँ से, the state of Jammu Kashmir has been affected by terrorist and secessionist violence sponsored and supported up from across the border for more than 2.5 decades. It also says that Pakistan has tried to radicalize the people through vested social groups and use of social media. Jammu Kashmir has been seen continuous period of instability fostered by cross-border interventions in form of militancy, political support of separatist groups like Hurriyat, एक और ग्रुप का नाम है ये, सेपरेटिस्ट ग्रुप का नाम है ये। द डिस्टर्बिंग फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर द स्टोन थ्रोइंग एंड बर्निंग ऑफ स्कूल्स बाय द मिलिटेंट्स। तो ये बच्चों तक को नहीं छोड़ते, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, 6-6 साल से चालू हो जाते हैं इनकी रिक्रूटमेंट और उनको ट्रेन करते हैं और स्कूल्स जला देते हैं, स्कूल में स्टोन पेल्टिंग करा देते हैं एरिया में, ये सारी चीजें करते हैं पाकिस्तान और उसको स्पॉन्सर करते हैं और ऐसी सब हरकतें कराते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज कराते हैं। एंड दैट इज वाई हमारे उनसे रिलेशन खराब, कुछ बेकार से हालात जो क्रिएट किए उसके फोटोज है। स्टोन पेल्टिंग देखो मुंह ढक के ताकि पकड़े ना जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत गुस्सा आता है, गाली आती है, बट फिलहाल हम गाली नहीं दे सकते। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द फीलिंग कि वो कैसे हरकतें करते हैं। आर्टिकल 370 के बारे में अगेन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हमने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया और हमने उसको इंडिया का हिस्सा बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ला दिया जम्मू कश्मीर। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, नक्सलिज्म वगैरह इसके अंदर आ जाता है। लेफ्ट विंग इसे कहा जाता है, मैं पहले की भी एक चैप्टर में बता चुका हूँ लेफ्ट विंग क्या है। लेफ्ट विंग यानी कम्युनिज्म, सोशलिस्ट आइडिया को इतना ज्यादा खींचना और वायलेंट वे में जब उसको कन्वर्ट कर दो तो उसे एक्सट्रीमिस्ट और नक्सलिस्ट मूवमेंट्स कहा जाएगा। Okay, so Naxalite movement that is now referred as Maoist movement. Maoist, माओ जेडोंग करके चाइना का जो कम्युनिस्ट लीडर था, पॉलिटिकल लीडर था, उसको फॉलो करने वाले ये गधे लोग, मॉइस्ट मूवमेंट वाले, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग जो वायलेंस क्रिएट करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं, मार डालते हैं, आर्मी पे हमला करते हैं, ये सारी गवर्नमेंट की चीजें खराब करते, गवर्नमेंट की बसें पे हमला करते, ये सब चीजें करते हैं फॉर फॉर देयर फॉर देयर स्टूपिड मांग्स के लिए, अपनी मांग के लिए। एक्सट्रीमिस्ट हैव इट्स मेन सपोर्ट बेस अमंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ लैंड-लेस एग्रीकल्चर लेबर। सो ये किनको अपने अंदर शामिल करते हैं, जिनकी खुद की जमीन नहीं है, वैसे लेबरर्स को अपने सब तरफ करके, उनका ब्रेन वॉश करके उनको वो अपने तरफ करते हैं। दलित और ट्राइबल कम्युनिटी वहां की जो है उनको अपने साथ ब्रेन वॉश करके अपने साथ रिक्रूट कर लेते हैं। अगेन फैमिली मैन जैसी सीरीज में एंड बहुत सारी अलग अलग सीरीज में आपको ये सब देखने मिलेगा, ये सारे पॉइंटर्स देखने मिलेंगे। इट इज एक और मूवी थी बहुत अच्छी, याद आ रही है मुझे, न्यूटन। वोटिंग के ऊपर वो मूवी है और वो ऐसे एरिया में वो वोटिंग कैसे होती है, राजकुमार राव की मूवी है, बहुत अच्छी सी, जरूर देखिएगा वो। सो इट इज ऑल्सो स्प्रेडिंग इन टू अर्बन सेंटर्स, स्पेशली द ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर इसलिए कहा गया क्योंकि वो वर्कर्स ब्लू कपड़ा पहनते थे, नॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं ब्लू कपड़ा पहनते थे। तो ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज के, उनको सब ब्रेन वॉश कर करके कि उनको जस्टिस हम दिला रहे हैं, और ऐसा बोल बोल के वो रियलिटी में बहुत ज्यादा इनजस्टिस करते हैं। इट सक्सेस वेयर देयर सेंस ऑफ इनजस्टिस, एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन एंड फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट बाय द स्टेट। वो लोग उनको ये बोल के ब्रेन वॉश करते हैं कि तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है,
तुमको कोई तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है, तुमको वेजेस ठीक से नहीं मिल रहे, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ये सब उनका ब्रेन वॉश कर करके उनको वो गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ कर देते। The roots of Naxalite movement can be traced to the Telangana movement of 1946 to 51. It was the first serious attempt to promote a peace and struggle by the Indian communists. तो इंडियन कम्युनिस्ट वालों ने एक पहली बार ये ऐसी चीजें की थी इन 1946 टू 51 के बीच में। द मूवमेंट डिड गेन इट्स इनिशियल सक्सेस बट द मोमेंटम ऑफ द मूवमेंट एंडेड विद द लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक मूवमेंट बन रही थी, एक इशू बन रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स ऐसे किए जिससे ये शांत हो गया। लैंड रिफॉर्म्स के रूल्स बने, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए, लॉज बना दिए गए कि लैंड कैसे डिवाइड होगी, कैसे किसको क्या मिलेगा, उस हिसाब से। Naxalism began as a protest against the feudal order in 1967 at नक्सलबरी in West Bengal। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नक्सलिज्म एक वर्ड है जो नक्सलबरी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां से आता है। और ये फ्यूडल ऑर्डर, फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम जो था, उसको अगेंस्ट, उसके खिलाफ जाने के लिए ये सिस्टम बना, ये लोग आवाज उठा रहे थे ओरिजिनली, जो कि एक नॉन वायलेंट वे में होना था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया इनटू वेरी वायलेंट, वेरी एक्सट्रीम मूवमेंट। और जो आर्म्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये बहुत ही टेरर और रॉन्ग चीज में चला गया। एन आइडियोलॉजिकल लेवल की अगर बात करें, द रूट्स ऑफ मे बी ट्रेसेस टू द राइटिंग्स ऑफ चारू मजुमदार हुज आर्टिकल्स वेर बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्स, लेनिन एंड माओ। तो ये एक गधा आदमी था चारू मजुमदार, जिसने आर्टिकल्स लिखे थे उस टाइम पे मार्क्सिज्म और लेनिन और माओ जेडोंग, जिसकी मैं बात कर रहा था, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म वाली, उसके ऊपर ये भाई साहब ने आर्टिकल्स लिखे थे, जिससे वहां के लोग वो पढ़ पढ़ के उनका भी ब्रेन वॉश हो गया, और वो लोग सारे लोग इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। दिस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम इन द 70s आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मजुमदार। उसको अरेस्ट कर दिया गया था बाद में, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो चेंज कर दी थी बाद में, ये मूवमेंट शांत हो गया था। लेकिन फिर लेटर इन 1980s इट रिवाइव्ड अगेन्स एंड इट टुक अ टर्न, मिलिटेंट टर्न ले लिया। मतलब अब हथियार वाला, ये लोग पहले प्रोटेस्ट वोटेस्ट करके छोटी मोटी चीजें करते थे, वो मिलिट्री आर्म्स वगैरह लेकर वो बॉम्ब बम्बार्डिंग वगैरह करके, ऐसे सब करके उन्होंने अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर। इन 2004 द नक्सलाइट ग्रुप्स, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआई, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी है, एंड अदर सिमिलर ग्रुप्स पीडब्ल्यू एंड एमसीसीआई, पब्लिक वर्क्स का नाम क्या है, पीपल्स वॉर, एंड जो आंध्र प्रदेश की है, एंड मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर, साथ में मिलकर एक साथ में एक टुगेदर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म की, मॉइस्ट। This unified CPI party presented a unified organization network based on the ideological of Marxism, Leninism and Maoism। तो अगेन कम्युनिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाने वाले लोग, उसकी आइडियाज को फॉलो करने वाले ये लोग थे। और इन्होंने एक कॉमन अपनी पार्टी बना दी, जिसके थ्रू ये लोग ने साथ में, सब लोग ने यूनिफाई यूनिफाई हो गए। यहाँ पे सीपीआई, पीडब्ल्यू और एमसीआई, ये सब लोग मिलके एक कॉमन बन गए, और इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ फालतू ही। The Ministry of Home Affairs observed that efforts are made by left-wing extremists to prevent execution implementation of development works, including infrastructure, road, power, telecom। तो ये लोग क्या करते, ये लोग गवर्नमेंट का काम नहीं होने देते, ये लोग गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वाली जो पॉलिसीज रहती है उसको रोक देते, वो चीज होने नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने देते, रोड रेलवे डेवलप नहीं होने देते, अगर हो गया तो उसको बर्बाद कर देते। ये सारी चीजें करते, वॉयलेंस और टेरर का इस्तेमाल करते। The purpose of this is to show the governance structure। The governance structure ये क्यों करते, ये लोग बताना चाहते हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर काम नहीं करती, ये बताना चाहते हैं कि दैट द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इज इन इफेक्ट। तो ये लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि तुम्हारा गवर्नमेंट कैपिटलिज्म और ये सब नहीं चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन ये सब नहीं चलता है, कम्युनिज्म सोशलिज्म ही चले। ये इनका बैक मानसिक खराब है, इनका नैरो माइंडेडनेस है, और ये इनकी सोच है। मॉइस्ट ऑपरेशन आर बेस्ड प्राइमरी इन द रूरल एंड अंडर डेवलप एरियाज। और ये लोग एकदम रूरल अंडर डेवलप जगह पर अपनी ये फालतूगिरी करते। एरियाज दैट लैक कम्युनिकेशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर इजीली पहुंचा ना जा सके लोगों के लिए, आर्मी वहां पे फटाक से पहुंच नहीं सकती है अगर कुछ ये लोग कर दे तो ये ऐसी जगह पर करते ये सब फालतूगिरी, यहाँ पे अपनी फॉरेस्टेड एरियाज वगैरह जगह पे ये अपनी फालतूगिरी करते। सम ऑफ द ब्रॉड टेक्टिक्स आर, क्या क्या करते, प्रोपोगेंडा स्लोगन्स। तो ऊपर भी एक बात आई थी, हाँ, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे फेसबुक फेसबुक पे
ग्रुप्स बने, टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप बने, जिसमें वो लोग टेररिज्म को, जिहादी चीज को प्रमोट करते हैं, गेम्स के थ्रू चैटिंग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, जिससे अपने प्रोपोगेंडा मैसेज और वीडियोस वायरल करते हैं। उनके कोई ना कोई कहाँ के पता नहीं कौन से कहाँ उन्होंने पढ़ लिए वो लोग अपनी ज्ञान देते हैं इस्लाम के ऊपर, और बोलते हैं कि आपके इस्लाम में ये लिखा है, और उनका पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं, और वो सब वीडियोस वायरल करते हैं वो। बहुत ही, आप आपको समझ भले ना आए उर्दू और उसमें बोलते वो लोग, अरबी में बोलते हैं, लेकिन अगर आप वो सुन भी लो ना नॉर्मल, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि किस तरह से ये सामने वाले को उकसा रहा है। तो वो वैसा उसमें रहता है। तो वो है प्रोपोगेंडा। तो ये लोग भी ऐसी प्रोपोगेंडास करते हैं, मास मूवमेंट करते हैं कि सब लोग एक साथ मिलके हड़ताल करेंगे और फलाना ढिमकाना करेंगे। मोबिलाइज वुमेन, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज इनटू द रिवॉल्यूशन। विमेन, ट्राइबल्स और माइनॉरिटीज को इन्वॉल्व कर देते हैं, रिवॉल्यूशन का हिस्सा बना देते हैं। मोबिलाइज अर्बन अर्बन पॉपुलेशन ऑन मास इश्यूज, और अर्बन पॉपुलेशन में भी अपना लोग इन्फिल्ट्रेट करके उनको भी इन्वॉल्व करते थे। डेवलप अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइज, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते, और आर्म्स वाइज हम पे हमला करते, और वायलेंट वाली चीजें करते हैं। द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ यूज ऑफ चिल्ड्रन एज यंग एज 6 years एज बाई। तो मैंने आपको बताया ऊपर कि नक्सल 6 साल, यूनियन का यूएन का रिपोर्ट निकला था जिसमें पता पड़ा कि 6 6 साल के बच्चों को वो लोग रिक्रूट करके ट्रेनिंग चालू करते। बाल दास्ता उसका नाम देते यूनिट का, वेर दे वर ट्रेन्ड एंड यूज एज कुरियर्स इन्फॉर्मेंट्स। इन्हें कुरियर्स इन्फॉर्मेंट्स की तरह यूज करते हैं। प्लांट एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्लांट करना सिखाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को किसी तरह से आगे भेज दिए, सुसाइड बॉम्बर बना के भेज दो, ये सब करा। द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट द एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स बाय आर्म फोर्सेस इज अ कंसर्न, और गर्ल्स का किडनैप करके उनके साथ रेप और पता नहीं क्या क्या करते। टेररिज्म थर्ड पार्ट जो था इशू, उसको हम पढ़ेंगे। टेररिज्म हैज बीन लुक्ड एट द थ्रेट टू द यूज ऑफ वायलेंस विद एन इंटेंशन टू क्रिएट पैनिक इन द सोसाइटी। तो अगर आप वायलेंस का इस्तेमाल करते हो जिससे आप सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करोगे, तो आप टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा इसका डेफिनेशन। इट इज डिलिबरेट, जानबूझ के किया गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस अगेंस्ट सिविलियन टारगेट। आप इसमें सिविलियंस को टारगेट्स करते हो। द टारगेट्स आर कॉल्ड सॉफ्ट टारगेट्स। अटैक्स ऑन बस, ट्रेन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सिनेमा, मार्केट, मॉल, ये सब ये इनके टारगेट्स रहते हैं। द पर्पस इज यूजुअली क्रिएट पैनिक। इनका मेन काम है पैनिक क्रिएट करना। टेररिज्म इज अ फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, एक तरह का वॉरफेयर है ये। इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक वॉरफेयर बिकॉज देयर इज नो पैटर्न। असिमेट्रिक यानी कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। बाकी वॉरफेयर का टेक्निक होता है कि लड़ाई करने के पैटर्न में होती है कि ये पहले फुट सोल्जर्स गए, और पहले फ्लाइट्स से आपने हमला किया, फिर टैंक्स गए। तो एक वॉरफेयर की टेक्निक्स होती है, सिमेट्रिक एक पैटर्न होता है। लेकिन ये विदाउट पैटर्न है, तो इसे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं, कभी भी किधर भी कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट एज अ नेशन बिकॉज देयर इज नो पैटर्न। द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टेररिज्म वाज स्टेट सेंट्रिक। तो ये आप ऊपर अपन पढ़ चुके थे, स्टेट सेंट्रिक टेररिज्म। लेकिन अभी क्या बन चुका है? एब्स्ट्रैक्ट टेररिज्म बन चुका है। द फाइट वाज स्पेसिफिक पीपल फाइटिंग फॉर द राइट्स अगेंस्ट अ स्टेट, जहां पर कुछ लोग एक स्पेसिफिक चीज के लिए, एक डिमांड के लिए लड़ते थे, जैसे कि एलटीटी, टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, वेयर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ तमिल्स इन द श्रीलंका। ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा, आप इसको लिख लीजिए। दूसरा एग्जांपल दिया, आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड में लड़ रही थी स्पेनिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये सेकेंड एग्जांपल हो गया, आयरिश पीपल। ओके। मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेररिज्म इज नॉट स्टेट सेंट्रिक। अब मॉडर्न फॉर्म स्टेट सेंट्रिक नहीं रहा। मॉडर्न डे टेररिज्म फाइट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है। दीज गोल्स आर मे बी रिलीजियस इन नेचर, शायद ये रिलीजियस हो शायद ना हो। They are usually part of some organization that fights at global level. The New York attack of 9/11 is considered the modern day terrorism. इसे modern day terrorism कहा जाता है। The Nigerian terrorist group Boko Haram, ये अगेन एक इस्लामिक ग्रुप है। एंड द अफगान तालिबान, ये भी आप जानते हो, तालिबान ने पूरा वापस अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। जैसे ही अमेरिका ने अपने ट्रूप्स वहां से निकाले, वापस तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो ये सब फालतूगिरी वो करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स बनाकर एक ग्लोबल लेवल पर वो अनरेस्ट पैदा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, सिविलियंस को टारगेट करते हैं। एंड कभी कभार कोई रिलीजन नहीं देखते वो,
उसमें मुस्लिम भी मरते हैं कितनी बार। पाकिस्तान में भी बहुत सारी बॉम्बिंग्स की आजकल न्यूज आती है। सो टेररिज्म, सम एग्जांपल्स ऑफ टेररिज्म अटैक्स इन इंडिया दिए। हमारे यहाँ पे जितने अलग अलग अटैक्स हुए उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, डेट वाइज दिया है, थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पर एक एक ये रीड करेंगे, हम जो सब जानते हैं मोस्टली, जो लाइक जिसको हमने देखा है पर्सनली। सो वो हम मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। दैट इज ऑफ 26 नवंबर 2008, जो अटैक हुआ था पूरा मुंबई पे, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So, in 20 on 26 November 2008, a series of terrorist attacks took place in Mumbai. The places where the attacks took place और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे अटैक हुआ था, और जिसमें ये वही है जिसमें कसाब पकड़ा गया था बाद। द ओबेरॉय ट्राइडेंट ताज पैलेस पे अटैक किया गया था, लियोपोल्ड कैफे पे अटैक किया था, कामा हॉस्पिटल पे शूटिंग हुई थी। काफी दिक्कत वाली टाइम हो गया था ये, एंड लाइव ये सब टीवी पे हमने देखा है, इस चीज को हमने फेस किया है साथ में, इस दौर से हम गुजरे। मेट्रो सिनेमा पे हमला हुआ था। द अटैक्स वर कंडक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लश्कर ए तालिबा, एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन पाकिस्तान। एंड मुंबई बॉम्ब, ये लोकल बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे, ये भी 2006 में जो हुआ था जुलाई में। ये भी सारे फर्स्ट क्लास कोचेस पे टारगेट किया गया था, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। सो ये कुछ आप थोड़े से पढ़ लीजिएगा, आपको एटलीस्ट तीन चार दो विथ डेट, विथ whom हैज डन, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम्पल्स में उसको यूज कर सके। ओके, फोटो भी दिया है यहाँ पे, ताज का फोटो, और ये मुंबई लोकल मुंबई ट्रेन पे अटैक हुआ था। रोल ऑफ स्टेट, अब रोल ऑफ स्टेट इसमें ये सब में क्या क्या करेगा। पब्लिक ऑर्डर, पीस, स्टेबिलिटी आर क्रिटिकल नेसेसिटी फॉर प्रोग्रेस। ये बहुत जरूरी है प्रोग्रेस के लिए, इसकी पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। एन अनरूली सोसाइटी वुड लीड टू इकोनॉमिक डिजास्टर, और अगर ये नहीं रहा तो इकोनॉमिक डिजास्टर हो जाए। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन इज अ ग्रेट मेजर डिपेंडेंट अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और एक सिटीजन कैसी जिंदगी जीता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है एक सिटीजन, वो एक मेजरमेंट है कि वहां पर पब्लिक ऑर्डर कितना मेंटेन हो रहा है। देयर इज एन inextricable link between the maintenance of order, conflict और रिजोल्यूशन। तो एक खतरनाक लिंक है कि कितना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है और ऑर्डर कितना मेंटेन हो रहा है। इट इफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज प्रॉपरली, द लाइकलीहुड ऑफ ब्रीचेस ऑफ पीस, ऑर्डर, स्टेबिलिटीज में मिनिमाइज। तो कॉमन सेंस की बात है, हमने अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से मैनेज किया तो पीस और ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहेगा, है ना। लुक एट द चार्ट, ये नीचे चार्ट दिया उसको हम सीधा पढ़ेंगे। रोल ऑफ स्टेट क्या है, तो तीन लेवल्स पे है, बेसिक लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। लेट्स रीड दैट। द स्टेट हैज टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखनी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंटीग्रेटेड एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन। सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई माइनॉरिटी, कोई मार्जिनलाइज सेक्शन, कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री पीछे नहीं छूट जाना चाहिए। हर जगह पे प्रॉपर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सबको सोशल जस्टिस, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबके लिए इक्वल लॉज, रूल्स होने चाहिए। इसीलिए अभी नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वन नेशन वन वोट, वन वोट वन नेशन का वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एंड कोविड कमीशन ने उसे पास किया हुआ, एंड ये जल्द ही लागू होगा। सो दैट इज अगेन कीपिंग इन माइंड दिस थिंग, दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे विद हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ऑल these goals and values have been enshrined in the Indian Constitution। तो ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से कर सकते हैं। तो ये रोल के थ्रू हम बेसिक लेवल पे कंट्रोल पहले तो ला सकते हैं। सेकेंड लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं, सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी। दिस इज व्हेन प्रॉब्लम स्टार्ट टू अकर। अब ये तब जब प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने लगे। पहले वाला था प्रॉब्लम होने के पहले हम स्टार्ट, हमको एक रेगुलर बेस पे करना है, और सेकंड वाला कब है, जब प्रॉब्लम आ गया तब क्या करना है। दिस इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू अकर। डिमांड फॉर पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाय रीजन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, एथनिसिटी। तो खालिस्तान वाले अपना स्टेट मांगते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज बेस्ड वाले अपना अलग से कुछ अलग से स्टेट चाहते हैं या अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहते हैं। तो ये सब जो करते हैं, तो उसको कैसे वो डील करें। डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, डिमांड फॉर रिजर्वेशन
ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है कि लोग अपना रिजर्वेशन, अलग अलग जाति वाले अपना अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि अरे हमको अपने हरियाणा स्टेट में जट लोग अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं, फलाना फलाना स्टेट में अपना अपना महाराष्ट्र स्टेट में अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि हमको इतना रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या करे स्टेट? द स्टेट हैज टू डी एस्केलेट द मोमेंटम। पहले तो ये जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसको, उसका डी एस्केलेशन कराओ। कैसे? ऑफ द डिमांड्स बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम काउंसिल्स, बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो उनको बोलने का, हम बोलते हैं कि उनको बोलने का हक नहीं मिला। बैकवर्ड क्लास से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल स्टेट से कोई आया ही नहीं है, असेंबली में कोई बैठा ही नहीं है जो उनके बारे में बात करेगा। तो उनको रिप्रेजेंटेशन दो, उनको काउंसिल में बिठाओ, उनको बोर्ड्स में, उनको उस लेवल पे लेके आओ, उनको बिठाओ ताकि वो वहां पे बात कर सके। Open industries in backward areas, start employment generation scheme, promote private sector investment, public sector partnership, public private partnership in rural areas. ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो these are the steps what to be done. थर्ड लेवल पे है, दिस इज व्हेन द इशू बिकम्स वायलेंट। अब अगर कंडीशन वायलेंट हो गई तब क्या करना चाहिए? जैसे कि गोरखालैंड एजिटेशन, झारखंड एजिटेशन, आसाम में रिसेंटली जो लास्ट ईयर हुआ था वो एजिटेशन, ये सारी चीजें जो हो जाती है फिर क्या करना चाहिए? स्टेट हैज टू मैनेज एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज डन बाय द यूज ऑफ फोर्स एज नेसेसरी। तो पुलिस फोर्स भेज दी जाती है, तुरंत मिलिट्री फोर्स भेज दी जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी जाती है, जहां जैसा रिक्वायर्ड है वो करना पड़ता है वायलेंस को कंट्रोल में लाने। क्रिएट डेवलपमेंट बोर्ड्स, और फिर डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाओ। प्रोवाइड डायरेक्ट सेंट्रल असिस्टेंस, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस लो। ग्रांट रीजनल ऑटोनॉमी, और थोड़ी सी रीजनल ऑटोनॉमी दे दो कि ठीक है ये सारे डिसीजंस आप खुद आपस में ले लो। एंड ऑटोनॉमस काउंसिल्स क्रिएट करो। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट का रोल्स है, गोल्स है, ये वो करना चाहती है। एंड थर्ड लेवल, ये तीनों लेवल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसको मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बहुत। In the next chapter, we will be looking at another aspect of contemporary India. We will study the concept of citizen-centric administration that is part of good governance. तो नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, आई होप ये चैप्टर में आपको मजा आया। एंड इट वाज अ, एज आई टोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव चैप्टर, वेरी, इसमें बहुत एग्जांपल्स आप अलग अलग इसमें लिख सकते हो। एंड आई होप आपको अच्छा लगा, समझ आया। एंड keep learning, guys, keep sharing, keep liking, keep sharing, and keep smiling. Thank you so much. Have a nice day.